हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते 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 मेरे अंडा बंटस। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। कहां गए भाई? हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कहां है मेरे अंडा बंटस? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चैट रुकी पड़ी है, एक बार रिफ्रेश मार दो। यस यस यस, आइए आइए आइए। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या, कौन कह रहा अलग सर हैं? कोई कंप्लेन कर रहा था क्या? हाँ, तो जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आज की क्लास में, मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा अर्जुना नीट 2.2027 में लेक्चर नंबर 9। आज हमें करना है मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। आइए आइए आइए, गुड इवनिंग, आ जाओ रे आ जाओ। हाँ, लॉन्ग टाइम नो सी, क्या कल ही तो क्लास हुई है। हाँ, पैसा वसूल रहे हो तुम, बस पढ़ाई वढ़ाई करनी रहे। सारे बच्चे जल्दी से बताइए कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं। हाँ, रिवाइज्ड कितने बच्चे हैं? जरा एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा, जरा देखा जाए हमारे बच्चे फिजिक्स को सीरियसली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आ जाओ भाई। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, बताइए भैया, रिवाइज करके आए हो? हाँ, जो रिवाइज करेगा भैया हम उसका गारंटी वारंटी ले सकते हैं, वही बता रहे। जो नहीं करेगा तो अब हम क्या ही करें। कितने बच्चे? अच्छा, पहले ये बताइए रिवाइज करके आए, फिर मैं पूछता हूं एक और खतरनाक सवाल। हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, ये बैच बिल्कुल हवा महल जैसे है ना, कभी बैच का क्लोजिंग होता ही नहीं। 5 महीने बाद भी नया बच्चा आता है। वो कहता है सर आई हैव जस्ट ज्वाइंड दिस बैच और मैं नीट कैसे निकालू। तो ये दिक्कत भी है। तो सेकंड सवाल मेरे को यही पूछना है, कितने बच्चे हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं? क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, कई सारे बच्चों का ये आ रहा था कि सर आई हैव जस्ट ज्वाइंड जस्ट ज्वाइंड। तो भाई जितनी बार जस्ट ज्वाइंड आ रहा था, हार्ट अटैक। मैंने कहा ये क्या इलाज करेंगे, तो अपना मास्टर ही मार डालेंगे रे। कितने बच्चे न्यू स्टूडेंट्स हैं? जरा ओल्ड स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स ऐसे एक और चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कल मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा था, भाई उतने हार्ट अटैक आए। लोग कहते हैं भाई तो 3 में तो बंदा निपट जाता, भाई तो 1 करोड़ झेल के आया हूं मैं। ओल्ड स्टूडेंट्स कितने हैं जो स्टार्टिंग से है, और न्यू स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं जो अभी 1-2 क्लास पहले ही ज्वाइन करे हैं? ठीक है, तो ओल्ड स्टूडेंट्स थम्स अप कर देंगे, न्यू स्टूडेंट्स थम्स डाउन कर देंगे। सेकंड पोल मैं आपका ये करवाना चाहता हूं, ठीक है? हाँ, ओल्ड लेजेंड। बेटा मत लिखा कर ये सब, भगवान कब स्पेस दे देंगे उस वर्ड में ना, समझ नहीं आएगा। हाँ, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। हाँ, सारे बच्चे जरा बताइए। फर्स्ट क्लास देखो, मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि मैं अटेंडेंस मेरे पास आई, मैंने कहा अरे अटेंडेंस कहां जा रहा, ये तो मार्क्स के जैसे जा रहा, लाइफ में खुशियों के जैसे जा रहा, एक्सपेक्टेशन के जैसे जा रहा, मेहनत के जैसे नीचे गिरा पड़ा है। भाग गया सारा बच्चा, मैथ्स देख करके भाग गया। और 2 महीने बाद कहेगा सर आई वांट टू इंप्रूव माय फिजिक्स, हाउ शुड आई डू इट। हाँ, अंग्रेजी निकलेगा इनका, जरा देखा जाए। हाँ, 80 ये है ना हमारे बच्चे, 84% नए हैं, वो पुराने हैं, 15% भाई साहब नए नवेले आए हैं। हाँ, यस, हाँ ठीक है। अब देख रहे हो, इनका भी दामोदार हमें ही करना है। सर आप अच्छे से समझा नहीं, हम तो सुने तो बहुत तेज टीचर है, लेकिन समझा आप अच्छे से नहीं पा रहे, हमें पता लग रहा है। अरे भाई बीच में आ रहा, कैसे समझाऊं तेरे को। हाँ, फर्स्ट डे है इनका धरती पर। हाँ, ये अभी अभी पैदा हुए हैं, अचानक से बैच ले लिए कि अर्जुना हम ले लेते हैं और डॉक्टर बन जाएंगे। अभी अभी हम देखे डॉक्टर लोग बहुत आराम से, मतलब हमारे आसपास था, और हमको धरती पर वही निकाला है, तो हमें भी वही बनना है। फर्स्ट डे क्या होता है बे? यस सर, वेक्टर पढ़ाइएगा बेटा, पढ़ाएंगे तो सब कुछ, तुम पढ़िएगा या नहीं पढ़िएगा ये नहीं बता रहा है, टीचर अपना पढ़ा दे बस। इनको बस ये है कि हम 5,000 रुपए दिए हैं, टीचर पढ़ाना भाई, टीचर की मेहनत दिखनी चाहिए। टीचर अगर मेहनती नहीं होगा तो कैसे सिलेक्शन होगा?
तो हर बैच में, हाँ, हर दिन आकर के 4 बजे बस ये देख रहा है, हाँ आज कर रहा है मेहनत, हाँ ठीक है ठीक है, करो करो करो। 15 मिनट बाद आते हैं, देखते हैं कि काम चोरी तो नहीं कर रहा है ये मास्टर। 15 मिनट बाद फिर आता है, फिर देखता है हाँ लगा पड़ा भाई, मेहनत तो कर ही रहा होगा, कुछ कुछ तो लिखा है ये बोर्ड पर। पागल वागल हैं क्या? जो 15% बच्चे नए हैं, ठीक है, ये कह रहा है आज मत पढ़ाओ। बेटा देख, पैसे दे करके, हाँ, अगर तुम सारे के सारे, जैसे स्कूल में होता था ना एप्लीकेशन लिखते थे कि इस टीचर का समझ नहीं आ रहा है, वैसे सारे के सारे एक एप्लीकेशन लिख दो कि सर हमें 4 क्लासेस राजवंश सर की कोई पढ़ाई वाली नहीं चाहिए, सिर्फ बकैती वाली चाहिए। मैं खुद अलग सर को देकर के आऊंगा कि सर देखो डिमांड आया है, आप हर बच्चे की डिमांड मांगते हैं ना, तो इसको भी मानिए। मेरा तो और मन करेगा बे, हाँ। तेरे से ज्यादा तो भाई 5-6 साइन में अपने घर वालों को भी करवा लूंगा लेटर में। मेरे को ऐसे काम में प्रमोट मत करा करो, ठीक है, बहुत बिगड़ैल इंसान हूं मैं। तुम अगर ऐसे करोगे ना तो मुझे लगेगा है हमारा बच्चा चाहता है हम जिंदगी जिए। बड़ा प्यारा बच्चा भाई, मैं अपने दोस्तों को मेल वेल कर करके उस पर साइन करवा लूं, ठीक है। तुम लोग कितने हो गए, 2 गुना साइन करवा लूंगा मैं। तो ये सब काम मेरे को मत बोला करो, ठीक है, कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मेरा तुमसे ज्यादा पढ़ाने का नहीं करेगा। हाँ यस, आ जा भाई, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा पैसा लगा चुपचाप पढ़ाओ। हाँ पढ़ा रहे भाई। यस, आइए। तो आज का जो हमारा टारगेट है बेटा, कल की क्लास में वैसे तो नए बच्चे आ गए हैं, आप क्या ही बताएं कल की क्लास में क्या किए थे। हाँ, हर दिन हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी जीपी, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन पे जाएंगे। और एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ कुछ बच्चों ने बोला नहीं सर पढ़ा ही दीजिए, तो उसको भी पढ़ा ही देंगे, ठीक है। वैसे अभी जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी हम लोग पढ़ा ही देंगे, वो वाली बात आ जाएगी। फिर डिफरेंशिएशन पर जाएंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने लॉग नहीं बताया, लॉग वाला पार्ट आपको कराएंगे निखिल सर, ठीक है, आपको कराएंगे निखिल सर, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है, हमें जरूरत है नहीं, ठीक है। तो उनका काम क्यों करें, हमें सैलरी अपने काम की मिल रही है। बल्कि उनका एक टॉपिक होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, मैं पहली बता रहा हूं। अब तुम वो बोलो कि सर उनका पढ़ाया समझ नहीं आता, तो अलग बात है। होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ये केमिस्ट्री में भी है एंड ये हमारे पास फिजिक्स में भी है, और इस साल नीट में रायता फैला था इसी सवाल के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला मैं करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरे को पता है वो रूल रटवाएंगे। हाँ, वो रूल रटवा देंगे, देखो भाई ये सिग्निफिकेंट, अरे क्यों बात ही नहीं कर रहा है। यस, तो लॉग वाला पार्ट निखिल सर कराएंगे, क्योंकि उनको एसिडिटी होती रहती है, वो निकालेंगे अपना एसिडिटी बेसिसिटी, उनकी जरूरत पड़ेगी, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारा काम डिफरेंशिएशन से हो जाएगा, राइट। और रही बात सिग्निफिकेंट फिगर्स की, वो केमिस्ट्री में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है, तो वो वाला टॉपिक मैं ले लेता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छे से कराते हैं केमिस्ट्री वाले लोग, सबको कह रहे हैं, मैं ज्यादा फील के साथ कराता हूं, तो वो वाला टॉपिक मैं करा दूंगा, ठीक है। यस, निखिल सर ने बोला मैं करवाऊंगा, सच बताओ, मुझे लग ही रहा था कामचोर तो है। हमारा छोटा भाई अब क्या करे, है तो वो भी बकैत, अभी रुको चिपकाता हूं काम उन पर। निखिल सर ये कह रहे थे, सच बताओ भाई, आग मत लगाओ तुम, हाँ, पता लगे 1 करोड़ निखिल लोग जुड़े हुए हैं भाई। हाँ ये रहा ना पीडब्ल्यू, सही बताओ भाई पहले। सर बच्चे कह रहे हैं कि लॉग वाला मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है, उनको मेरे से समझ नहीं आ रहा, कह रहे निखिल सर बहुत अच्छा समझाते हैं, तो आप ही करा देना सर। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लॉग के क्वेश्चन करा करा करके, इनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, मेरे को तो लग रहा है बैच वैच से ना निकलवा दे आप सर, लॉग संभाल लो, सिग्निफिकेंट फिगर मैं संभाल लूंगा। थोड़ा सा पंप देना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ा काम एक्सेप्ट करेगा। हाँ, मैं ये बोल दूं कि आप, हाँ, मैं बोल दूं कि भाई आप ही कराओगे, तो उसको लगेगा मेरे पे काम ठेल दिया, है ना। तो थोड़ा सा तो पंप देना पड़ेगा ना भाई कि यार तुम बहुत अच्छे टीचर हो भाई, यार तुम ही करा दो, बच्चों का उत्थान हो जाएगा। यस, हाँ। हाँ चिपका दिए हैं, अब हो जाएगा काम। यस, सिग्निफिकेंट फिगर मैं करा दूंगा। हाँ ऐसे ही होता है भाई, ऐसी काम देखो कॉर्पोरेट में ऐसे ही चलता है। हाँ, काम चलता रहता है, लोग करते रहते हैं। हाँ, और जो बहुत टैलेंटेड होता है वो कुछ काम नहीं करता है, वो काम बांटता है। यस, हाँ, चले भाई स्टार्ट करा जाए।
आ जाओ आ जाओ, गुस्सा नहीं करते यार, गुस्सा नहीं करते, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों की यहां पर एक बार चोंच रोक देता हूं, ठीक है। पहले एक्सपोनेंशियल वाले को ना थोड़ा नीचे कर लेते हैं। पहले हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर रहे थे। अब कुल 15% नए बच्चे हैं, 15% बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है, क्योंकि आपके मार्क्स भी इतने ही आएंगे तो आप सोचोगे कि सर बहुत ज्यादा स्कोर करे थे तब भी इतना ही आया है, तो 15% को निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, दीज आर योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बहुत सारी चीजें निकालनी आती हैं, लेकिन मैथ्स के लिए होता है, हमें इतना जरूरत नहीं है। आगे चल के मोशन अंडर ग्रेविटी 1D में और 2D में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगा, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, रूट्स निकालने आने चाहिए, ठीक है। तो मैं जिन बच्चों ने नोट्स बना रखे हैं, आप लोग प्लीज नोट्स मत बनाइएगा, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, ax² प्लस bx प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे, समझ जाना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जब हमारे पास यहां पर 2 हो, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये एक लीनियर इक्वेशन, या फिर आप समझिए bx प्लस सी इक्वल टू 0 कुछ ऐसा बनेगा, x का एक पॉइंट आ जाएगा बस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसके रूट्स क्या होते हैं जरा ध्यान सुनना। रूट्स कहने का मतलब ऐसे x की वैल्यू, ऐसी x की वैल्यू, ऐसी x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब आप लोगों को 9th या 10th में रूट्स निकालने सिखाए गए होंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म से करते हैं, लेकिन वो वाला छोड़िए, आप सीधे निकालना। कभी भी अगर आपको इसके रूट्स निकालने हैं, पहला स्टेप है डी निकालना, विच इज b² माइनस 4ac। सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी निकालते हैं, दैट इज b²। सर b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। जरा ध्यान सुनना, ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है दैट इज b, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर ये है a, और ये जो आपका कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू c। तो आप सबसे पहला स्टेप है b² माइनस 4ac निकालेंगे। याद रखना, अगर d की वैल्यू 0 आ गई, ये सॉल्व करने के बाद अगर 0 आ गया, मतलब आपका एक ही रूट होगा। कोइंसाइडिंग रूट कहते हैं, लेकिन हमारे लिए एक ही रूट है, ठीक है। d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, मतलब पॉजिटिव आ गई, ठीक है। तो 2 रूट्स हमारे आंसर होंगे, उनको हमें निकालना होता है। d लेस देन 0 हमारे लिए काम की बात नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट्स कहते हैं, वो हमें नहीं देखना है, ठीक है। सेकंड, और बच्चों को जब ऐसे बता देना कि नहीं देख रहे, तो सर बताओ यार, प्लीज बता दो, कुछ ऐसा ना हो कि हम कुछ मिस कर जाएं। और जब काम की चीज बताते हैं, हमें जरूरत क्या है, हम तो डॉक्टर बनेंगे, हमें फिजिक्स की पढ़ाई जा रही है, हाँ, तो कम से कम ध्यान रख, ठीक है। रूट्स कैसे निकालेंगे? एक रूट होता है -b प्लस √d/2a, ठीक है, और दूसरा रूट हमारे पास होता है -b माइनस √d/2a। ये इसके 2 रूट्स होते हैं। इसी को अगर आप कंबाइन करके लिखेंगे x1 x2 की वैल्यू, तो ऐसे लिखा जाता है प्लस माइनस √d/2a। मतलब सर इसका मतलब क्या है? प्लस माइनस की एक बार आप प्लस लेंगे, -b प्लस √d/2a एक रूट मिलेगा, -b माइनस √d/2a दूसरा रूट मिलेगा। सर जब d की वैल्यू 0 होगी तो दोनों की वैल्यू x1 और x2 की वैल्यू -b/2a हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक सवाल करा था, एक बार मैं कर देता हूं, फिर आप लोग मेरे को बताना कि आपका क्या क्या आंसर आ रहा है। अगर हम लोग देखें तो इसमें a की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 1 आ रही है, b की वैल्यू -5 आ रही है सर, एंड c की वैल्यू सर 6 आ रही है, राइट। यहां से देख लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो सर डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे? मैंने कहा इसका फॉर्मूला होता है बेटा b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर करेंगे तो सर -5 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू a इंटू c, ये कर देंगे सर। तो ये कितना आएगा बेटा? 25 माइनस 24, सर 1 आ गया। ये अगर 1 है तो इसके 2 रूट्स होंगे। कौन कौन से? जरा ये देखना। पहला रूट आपका आएगा x1 दैट इज -b, तो -b 5 हो जाएगा, प्लस √1/2 इंटू a, तो a की वैल्यू है 1, तो ये आएगा। दूसरा रूट आएगा बेटा x2 -b 5 हो जाएगा, माइनस √1/2 इंटू a, ये आ जाएगा। तो सर 5 + 1/2 6/2, एक 3 होगा रूट, और 5 - 1 4/2, एक रूट होगा 2। सर रूट कहने का मतलब जब आप यहां पर 3 डालें या 2 डालें, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। 3 डाल करके देखेंगे तो क्या आएगा सर? 9 -5 3 15 प्लस 6
क्या आ रहा है बेटा 9 और 6 15 कटेगा 0 आ जाएगा। तो एक 3 इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड रूट है 2, जैसे आप 2 डालेंगे तो सर 4 हो जाएगा, -10 + 6 दैट इज इक्वल टू 0। बिल्कुल 6 + 4 10 -10 0 हो गया। तो ये भी हमारे पास रूट आ रहा है। क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस और नो? सारे बच्चे यस और नो? हाँ आइए सर सेकंड वाले का हमारे पास कैसे करेंगे? मैंने कहा पहले डी निकाल लेते हैं बेटा। ए की वैल्यू कितनी है? सर 1 है। बी की वैल्यू कितनी है? सर -4 है। सी की वैल्यू कितनी है? सर 4 है। यस हाँ आसान होता है बेटा। सर बी का स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो 1 इंटू 4 करना होगा। मैंने कहा राइट। तो सर ये आ गया 16, ये भी आ गया 16, 0 आ गया सर। मतलब एक ही रूट होगा इसका। आप जरा ध्यान से समझना, रूट कैसे निकालेंगे? x1 और x2 बराबर होंगे, दोनों रूट बराबर, माइनस ऑफ b, ठीक है, हमारे पास प्लस माइनस, ये हटा रहा हूं, डी तो वैल्यू 0 ही है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए ये आएगा 1। तो अगर आप देखें तो 4/2, तो एक ही रूट आएगा 2। खत्म। सारे बच्चे 2,2 कह सकते हैं या फिर एक ही रूट कहिए कि वो कोइंसाइडिंग रूट है, दोनों रूट बराबर है, 2 की वैल्यू। खत्म। वेरी गुड। ठीक है, एक कह रहा है 2n, एक कह रहा है -2। अरे अरे अरे, अब डी की वैल्यू 0 है यार। रूट का फॉर्मूला क्या था? -b प्लस √d/2a। हाँ जी सर। और दूसरा रूट है बेटा -b माइनस √d/2a। अगर डी की वैल्यू ही 0 हो गई, ये तो उड़ गया। इस इक्वेशन के रूट्स निकालिए। ये कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। ये देखो बोर्ड है, ये काला कलर है, ये लाल कलर है, ये मास्टर है, लाइट है, ये तो समझ आ ही रहा होगा। जिंदगी आगे ले चलो। हाँ, रुकना नहीं, थकना नहीं। ए की वैल्यू 2 आ रही है, एक्स का कोफिशिएंट है 3, तो बी की वैल्यू 3 है बेटा, सी की वैल्यू है -5। हमारे कुछ बच्चे हैं जिनको कुछ समझ नहीं आता है। अरे कहां गए ये हमारे पास ये सामने यंत्र क्या लिखा हुआ, इसमें कौन दिखाई दे रहा? हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हें। आइए तो सर सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। माइनस हमारे पास बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ये आ गया बेटा। हाँ जी, तो ये आ गया बेटा 9, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया हमारे पास 10 और 49 आ गया बेटा। यस 49 आ गया। अगर ये ग्रेटर देन 0 तो दो रूट्स निकालने पड़ेंगे। पहला रूट हमारे पास x1 आएगा बेटा -b, तो सर -3 प्लस √d, इसका रूट लोगे तो 7 आ जाएगा, +7/2 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 2, तो 7 - 3 हमारे पास 4/4, एक रूट आ रहा है 1, और दूसरा रूट अगर आप निकालेंगे -b -7/4 बनेगा हमारे पास, तो -10/4 आ रहा है, -5/2 एक रूट बनेगा। खत्म। यस हाँ, यस वेरी गुड, वेरी गुड। 1n -5/2। सर इस वाले का कैसे करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता लगा है कि आप लोग ठुस्सू हैं। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू बेटा -7 है, यहां से देख लेंगे, और सी की वैल्यू बेटा हमारे पास 2 है। सबसे पहला स्टेप होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालना। क्या फॉर्मूला लगाना है? b² - 4ac, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो सर -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, हम लोग ये कर देंगे, तो ये आ गया बेटा 49 -4 3 12 12 2 24, ये आ गया, और ये 25 हो गया हमारे पास। हाँ जी सर। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, दो रूट्स हमारे पास बनेंगे। हाँ जी सर, तो दो रूट्स बना दे बेटा। -b हो जाएगा 7, प्लस इसका रूट लेगा तो क्या आएगा 5, 7 + 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 3, तो 7 5 12, 12/6, तो एक रूट होगा 2, और सेकंड रूट अगर तेरे को निकालना है तो 7 - 5 डिवाइडेड बाय 6 करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा बेटा? एक रूट आएगा 1/6। क्या आपके भी यही आंसर आ रहे हैं? हाँ, 2 and 1/3 कहां से आ रहा है हमारे पास? -b 7 माइनस, अरे हाँ चेक करना चाहिए ना बच्चा, कहीं सो तो नहीं गया। 2/6 1/3। यस
ये दो रूट्स होंगे। वेरी गुड। हाँ देखो, मास्टर में गलती निकालने के लिए झट से उंगलियां चलने राम। हाँ सही है बेटा, सही है। मैं चेक कर रहा था कि कहीं तो सो तो नहीं गया 1 किलो चावल खा करके। यस। एमपी से कौन है, एक को जानना है बेटा। एमपी में कुछ नहीं तो 20-30 करोड़ तो लोग होंगे, है ना। तो एक काम करो, अभी जनसंख्या का जनगणना चल रहा है, सबका लिस्ट बनाइए। कम से कम गवर्नमेंट का काम करिए। आपको इच्छा भी है जानने का, आपको बहुत इच्छा है कि एमपी से कौन है, तो एमपी से कुछ नहीं तो 25-30 करोड़ होगा लोग, हम जहां तक हमको अंदाजा लग रहा है। तो एक काम करिए, जनगणना चल ही रहा है तो आप गवर्नमेंट का खुद से सपोर्ट करिए। कहिए कि सर आप देखिए इतना सारा टीचर लोगों को लगाए हैं, वो गर्मी में जा रहे हैं बेचारे लोग, सबका पूछ रहे हैं, हमें खुद से जानना था, हम गलत जगह अर्जुना में जाके पूछ रहे हैं एमपी से कौन है। तो आप ये काम हमें दीजिए, हमें पता लगना चाहिए एमपी से कौन कौन है, तो मैं पूरा जनगणना कर दूंगा। अबे लपड़ खाएगा अभी। हाँ ये नया बच्चा होगा, मैं बता रहा हूं। पागल बच्चे। मेरे को ऐसा लगता है यार, कई बार सारे पागल बच्चे मेरे को एक साथ दे दिए हैं। हाँ ये नाइंसाफी मेरे साथ ही होती है हर बार। आ जाओ भाई। तो सर ए की वैल्यू यहां पर है 4, बी की वैल्यू है हमारे पास 4, सी की वैल्यू है हमारे पास 1, राइट। हाँ जी सर। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर, तो सर 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यही करना पड़ेगा। बी स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो सर ये तो 16 माइनस 16 जीरो आ गए, दोनों रूट्स बराबर होंगे। मैंने कहा हाँ जी। तो x1 इक्वल टू x2 दोनों रूट बराबर होंगे, माइनस बी बाय 2a हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि d की वैल्यू तो 0 हो गई, तो माइनस बी कितना है भाई 4 बाय 2 इंटू ए कितना है भाई 4, तो माइनस 1/2 दोनों रूट्स होंगे। खत्म। यस। आसान होता है, आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का तरीका आसान होता है, बस ये याद रखना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, ये सारी चीजें याद रहेंगी, हो जाएगा। क्लियर? क्लियर सारे बच्चे। आइए अब जरा नेक्स्ट चीज की हम लोग बात करेंगे। अरे दादा तुम्हें तुम्हारी शक्ल याद करता हूं तो मुझे डर बैठ जाता है। पहले बाइनोमियल कराता हूं, हाँ आराम आराम से, ठीक है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये चीज है जिसको हम लोग यूज करते हैं आगे के चैप्टर्स में, ठीक है। सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इसका क्या बेनिफिट होगा सर? ये तो मैथ्स वाले हैं, हम तो बायो वाले, हमें क्या जरूरत पड़ेगी? कैलकुलेशन आसान करना। जैसे अभी इसके ऊपर कुछ सवाल आएंगे, जैसे ये तो इसमें मैं कुछ सवाल आज कराऊंगा, कुछ होमवर्क दूंगा, आप लोग ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्वाड्रेटिक करे थे वैसे अगली क्लास में इसको भी डिस्कस करेंगे। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमें पावर वाली चीजें सॉल्व करने में आसान देता है। वो क्या करता है, क्या बताता है? 1 प्लस एनीथिंग टू दी पावर। ये डब्बा क्या है सर? डब्बा वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल, आराम आराम से लिखना, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अगर आप कभी भी ऐसा कुछ देखें 1 प्लस एनीथिंग टू दी पावर n, तो पावर को आप आगे ला सकते हैं 1 प्लस n डब्बा। इसको कहते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। सर प्लस की जगह अगर माइनस हो, 1 माइनस एनीथिंग टू दी पावर n, तो क्या मैं इसको 1 माइनस n डब्बा कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। डब्बा वेरी स्मॉल, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1 प्लस, ध्यान सुनना, 1 प्लस 0.002 की पावर 3 है। अगर मैं कोई इसको सॉल्व कर दो तो आप देखिए 1 प्लस एनीथिंग टू दी पावर 3 है, तो मैं इस पावर को आगे ला सकता हूं, एक अप्रोक्सीमेशन मान सकता हूं। 1 प्लस, ये पावर आगे आ जाएगी 3 इंटू 0.002 आप लिख सकते हैं। तो ये कितना आएगा बेटा? 1 प्लस 0.006। तो आप इसको कह सकते हैं, इसकी वैल्यू होगी 1.006। आपको मैं कैलकुलेटर से करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। अगर आपको कोई बोल देना कि भाई 1.002 का क्यूब निकाल दो, ध्यान से सुनना, तो आपको मैथ्स कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। 1.002 इंटू 1.002
इंटू 1.002, अगर आप देखें तो ये कितना आ रहा है, 1.006012 आ रहा है। क्या मैं उसी के आसपास पहुंच गया हूं? यस और नो? मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अगर आपको कहीं कुछ ऐसा सॉल्व करना हो, 3 की जगह मान लो उन्होंने कहा कि 50 की पावर सॉल्व करिए, तो आप लोग अटक जाएंगे। यस, जेई वाले क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि यार ये बहुत छोटी क्वांटिटी इसमें ऐड हो रही है, तो हम इस चीज को ऐसे लिख लेते हैं और इस पावर को आगे लाया जा सकता है बाय बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इस मेथड को कहते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। 1 प्लस एनीथिंग विच इज वेरी स्मॉल, 1 प्लस एनीथिंग विच इज वेरी स्मॉल, तो पावर को आप आगे ला करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि 1.002 का क्यूब करोगे 1.006 आएगा। अब एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन हम अंदाजा मार सकते हैं कि उसका आंसर कहां पर पहुंचेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई बेटा? यहां पर प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 में कोई भी छोटी क्वांटिटी अगर एडिड है, उसकी पावर n है, तो आप पावर को आगे ला सकते हैं, पावर को आगे ला सकते हैं। दिस इज योर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। यस सर, डाउट्स देख लो, 2 कौड़ी के डाउट्स होंगे, अभी पढ़ाया ही क्या है जो तेरे डाउट्स आ गए भाई? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो वही मैं कह रहा हूं ना, ये कोई डाउट नहीं है बेटा, अभी तो सवाल आएगा तभी समझेगा, ये मैथ्स है बेटा। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है सर? पर इसमें फिर अप्रोक्सीमेशन की क्या जरूरत है बेटा? या तो कैलकुलेटर कर ले, या तो एक काम कर 1.002 का, या अभी वही बात है ना, टॉपिक खत्म हुआ नहीं। मैं एक बात बोलूंगा आप लोगों से, देखो हंसी मजाक अलग बात होती है, ठीक है? अगर आप लोग इस तरीके से सोच रहे हैं कि टॉपिक स्टार्ट होते ही आपको सब समझ आ जाएगा, तो एक काम करिए, इस बैच का पैसा त्याग कर, क्योंकि आप तेज हैं, आपको जरूरत नहीं है इस बैच की, आप सीधे 2 साल इंजॉय कर लीजिए। अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है, बताना स्टार्ट किया है। अब तेरे को चाहिए कि सर ये क्या काम होता है, क्यों कह रहे हैं, कैसे हो रहा है, ये क्या है वो, अभी टॉपिक खत्म होने दे, फिर डाउट तो समझ आएगा। कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, अब कोई बच्चा बोले बाइनोमियल, ये एक सीरीज होती है बाइनोमियल सीरीज, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन अंदाजा मार देते हैं, जिससे एक नियर अबाउट आंसर हमें मिलता है। दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। समझ आया? घंटा आया होगा, क्योंकि तेरे पास मैथ्स ही नहीं है और तूने अभी मैथ्स की बाइनोमियल देखी ही नहीं है। हमें जो छोटी मोटी मैथ्स की चीजें चाहिए जो हम लोग फिजिक्स में यूज कर सके। क्यों? जैसे देख, वही मैं बता रहा हूं ना, अभी सवाल आए नहीं है, पहली डाउट बना लो। अगर किसी को लग रहा है कि सर मेरा डाउट देख लो, कोई बच्चा अगर जबरदस्ती डाउट बनाना चाह रहा है तो बनाते रहो, करोड़ों बना लोगे। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो थोड़ा सा सेंस बनाएगा, प्रैक्टिस के साथ सब सेटल डाउन हो जाएगा। प्लीज 10वीं क्लास के एटीट्यूड को छोड़ करके 11वीं क्लास का एटीट्यूड सीखिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप पढ़ते समय जबरदस्ती डाउट बना रहे कि यार ये नहीं समझ आया, अभी नहीं आएगा भाई, टॉपिक स्टार्ट हुआ है। जैसे मान लो 101 का स्क्वायर करना है, तू क्या करता? सर 101 इंटू 101 मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करता ना। मैं कह रहा हूं कि इसको करने का एक और तरीका भी है, एग्जाम में आपकी स्पीड बढ़ा देगा ये। कैसे? अब जरा देख, एक सवाल मेरे को करने दे। अब 100 में एक छोटी सी चीज जोड़ी है, तो मैंने इसको लिख लिया 100 प्लस 1 की पावर 2। ये बोला था। अभी तेरे को कलम नहीं चलाना, सीखना है। मेरे दिमाग में कैसे आया कि 100 में एक बहुत छोटी सी चीज जोड़ी है, तो 100 प्लस 1 की पावर 2 लिख सकता हूं। अब बच्चे कहते हैं सर बाइनोमियल लगा दो, 100 प्लस 2 इंटू 1। मैंने कहा क्यों लगा दिया? सर पावर आगे आ जाती है। मैंने कहा तूने बाइनोमियल देखा ही नहीं कि बाइनोमियल लगती कब है। ध्यान से देख, बाइनोमियल लगती है 1 में कोई छोटी क्वांटिटी ऐड हो। अगर तू इसको देखे, क्या 1 में कोई छोटी क्वांटिटी ऐड हो रही है? नहीं। तो क्या तू यहां बाइनोमियल लगा सकता है? नहीं सर, यहां नहीं लगा सकते। तो मैंने कहा एक काम कर, 100 को कॉमन ले ले और 100 को यहां से बाहर निकाल। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 1/100? अगर मैं इसमें से 100 कॉमन ले लूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ जी सर, आप लिख सकते हैं। जैसे 100 कॉमन लेंगे, यहां 1 हो जाएगा, यहां 1/100 हो जाएगा। फिर जरा ये देखना, 100 का स्क्वायर, इस स्क्वायर को यहां दिया, इंटू 1 प्लस 0.01 ऐसे लिख सकता हूं का होल स्क्वायर है। हाँ जी सर, 1 में कोई छोटी क्वांटिटी अगर ऐड हो रही है, 1 में अगर कोई छोटी क्वांटिटी ऐड हो रही है और उसका पावर निकालना है, तो मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं। 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0.01।
ये मैं कर सकता हूं, इससे आसानी हो जाएगी। जरा देख कैसे। सर ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4, मैंने कहा हां जी, प्लस 1 प्लस 0.02, कितना आएगा बेटा? सर 1 2 3 4 इंटू 1.002, मैंने कहा मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा बेटा? सर इसमें 4 बार जीरो करेंगे, डेसिमल मूव करेगा, कुछ ये आंसर आएगा। अब जरा तू नॉर्मल कैलकुलेटर से करके देख। 101 इंटू 101, 10201, रियल वैल्यू क्या आ रही है? 10201। हमने क्या बोला? 10200। क्या मैं अंदाजा, अप्रोक्सीमेशन मींस आसपास, क्या मैंने जो आंसर निकाला इस मेथड से वो क्या नॉर्मल कैलकुलेशन के आसपास आ रहा है? हाँ, तो हम ये अंदाजा मान सकते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब तुम कहोगे सर ये कहां आसान है? आज तेरे को पहली बार पढ़ रहा है तो कठिन लगेगा, लेकिन बाद में तेरे को खुद समझ आएगा कि यार यही मेथड ज्यादा आसान हो रहा है। फिजिक्स में हम लोग कई जगह पर इसको यूज करते हैं। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम लोग कब लगाते हैं? जब हम लोग कोई पावर को आसानी से सॉल्व करना चाहें। जैसे 96 का स्क्वायर रूट लेना है, अब बता क्या होगा? तू कर ले भाई, स्क्वायर रूट लेना है। 104 का स्क्वायर रूट लेना है, 0.98 का स्क्वायर रूट लेना है, तो ये किसी भी पावर को मदद कर सकता है आपको सॉल्व करने में। जैसे 101 का स्क्वायर करना था, तो हमने क्या देखा यार, 100 में 1 जुड़ रहा है, एक छोटी क्वांटिटी जुड़ रही है, कहीं बाइनोमियल लगा लें? हाँ लगा सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली क्यों नहीं लगा रहा हूं? क्योंकि बाइनोमियल क्या कहता है उस पर नजर रखिए। 1 में कोई छोटी क्वांटिटी ऐड होनी चाहिए। क्या 1 में कोई छोटी क्वांटिटी ऐड हो रही है? नहीं। तो एक काम करते हैं, बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? सर 100 को कॉमन ले लो। जैसे मैं 100 को कॉमन लूंगा, यहां 1 हो जाएगा, ये रहा, और यहां 1/100 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, और इसका स्क्वायर था, इस स्क्वायर को इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, तो ये हो गया सर 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 0.01 का स्क्वायर। अब ये मेरे को बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन दिख रहा है। 1 प्लस डब्बा की पावर n, तो 1 प्लस n डब्बा, पावर आगे आ गई 2 इंटू 0.01, 0.02, 1.02 मल्टीप्लाई करा, आंसर। क्या आपको थोड़ा बहुत समझ आया? क्या आपको थोड़ा बहुत समझ आया? सारे बच्चे, क्या आपको थोड़ा बहुत समझ आया? ये हमें पावर्स को सॉल्व करने में हमें मदद करता है। अब सेकंड सवाल मिल करके जरा आराम आराम से सोचिएगा। चलिए, थोड़ा बहुत समझ आया? आइए, 96 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं वो हिंट दे रहा हूं कि क्या मैं इसको 100 - 4 लिख लूं कि पावर 1/2? लिख सकते हैं? हां जी सर। सर ऐसे ही क्यों लिखा? सर 98 माइनस 2 का स्क्वायर रूट भी तो कह सकता हूं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कह सकते हो। जब तू यहां पर अभी सॉल्व करेगा, अभी मेथडोलॉजी से तेरे को क्लियर होता रहेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। सारे बच्चे जरा देखना, सर ये तो 1 तो यहां पर कहीं पर भी नहीं है। मैंने कहा अगर मैं इसमें से 100 को बाहर निकाल लूं, जरा ध्यान से देख, 100 को बाहर निकाल लूं तो क्या मैं इसको 1 माइनस 4/100 लिख सकता हूं? हां जी सर। की पावर हाफ? हां जी। तो क्या मैं इसको अगर ब्रेक करूं तो 100 की पावर हाफ इंटू 1 माइनस 0.04 की पावर हाफ आ रहा है? हां जी सर। अब देख, अगर तूने 98 लिखा होता कि सर मैं 98 माइनस 2 की पावर हाफ करना चाहता हूं, कर ले भाई। फिर तेरे को 98 की पावर हाफ पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 98 आना चाहिए। आता है? नहीं। इसीलिए मैंने कोई एक ऐसा नंबर सोचा जिसका स्क्वायर रूट मेरे को पता है। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? सर 10 होता है। यस। अब 1 में ध्यान सुन, 1 में कोई छोटी सी क्वांटिटी ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, पावर को आगे ला सकते हैं। 1 माइनस हाफ इंटू 0.04 मैं कर सकता हूं। तो ये कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 10 इंटू 1 माइनस 0.02। तो ये कितना आएगा? सर 10 इंटू हमारे पास 0.98 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर सर 9.8 के आसपास होना चाहिए। इसका आंसर 9.8 के आसपास होना चाहिए। सर ये पावर हाफ का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट बेटा। बाप रे, किसी का पावर बेटा आपका हाफ है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट। ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं बेटा। और किसी का पावर 1/3 है,
इसका मतलब क्यूब रूट होता है। क्लियर? अब जरा चेक कर लेते हैं, 96 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 96 का स्क्वायर रूट 9.79, 9.8 मान सकता हूं, वही हमारा अंदाजे से आंसर है। हाँ सारे बच्चे, 96 का स्क्वायर रूट अगर हमें लेना है तो आंसर हम लोग अंदाजा मान रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन हम कह रहे हैं 9.8 के आसपास होगा। अगर मैं आपको करके दिखाऊं 96 का स्क्वायर रूट अगर लूंगा तो 9.8 के आसपास आ रहा है। हम लोगों ने कहीं ना कहीं सही सॉल्व कर लिया है, यह हमें मदद कर रहा है। यस सर 10.2 होगा, वेरी गुड बेटा। अच्छा अगले वाले का बता रहे हो? हाँ जिनके तोते उड़ गए ना बेटा, तो बस अच्छी बात है, तुम कोई और ब्रांच भी ले सकते हो। सीधे ही पता लग रहा है कि बस की बात नहीं है, तो अच्छी बात है। देखो मैंने कुछ नए बच्चे होंगे, मैं आपको भी गाइड करूंगा। सारे बच्चे प्लीज ट्राई करना। सर 4/100 कैसे आया? बेटा 100 कॉमन लिया है। देखो नए बच्चे हर बार ज्वाइन करेंगे, ये पुराने बच्चों के लिए मुश्किल है। अब नए बच्चे चिढ़ेंगे इस बात पर, सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि एक दिन तू भी पुराना बनेगा और फिर नया आएगा, और वो उसी तरीके से अगर जैसे बिहेव करेगा ना, जैसे तू आज कर रहा है, तो तेरे को भी फील होगा वो चीज। कोई बहुत खतरनाक मैथ्स नहीं है, जो चीज बताई गई है उसको लगाने का तरीका हम सोच रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं बेटा, आप लोग मैथ्स में बेसिक चीजों को समझ जाए तो आपकी पूरी फिजिक्स संभल जाएगी। आप सोचेंगे मैं हर दिन यही बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं बोलता चलूंगा, सिर्फ बायो और केमिस्ट्री से नहीं चलेगा, फिजिक्स में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे। अगर आप घर पर फिजिक्स नहीं पढ़ के आ रहे हैं, बिलीव मी फील गुड फैक्टर आएगा, क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं होगा। आइए सर 104 का स्क्वायर रूट लेना है। मैंने कहा हाँ। अब मेरे दिमाग में आया कि कोई बड़ी क्वांटिटी एंड छोटी क्वांटिटी में इसको तोड़ लेता हूं। 100 + 4 का स्क्वायर रूट, यही पूछा है। सारे बच्चे प्लीज सॉल्व करना। एक बच्चे ने पूछा कि सर ये कैसे आया? बेटा अगर तू 100 इसको ब्रैकेट ओपन करना बेटा, तो सर ये 100 हो जाएगा और 100 कट जाएगा, तो 100 - 4। अब कॉमन लेना नहीं आता बेटा, तो कैसे तू फिजिक्स पढ़ेगा बता? ये तो बहुत दर्दनाक बात है ना यार। कोई ऐसी लिटरली बता रहा हूं, कोई हाईफाई चीज नहीं है, कलम चलाने के लिए बोल रहा हूं बस। 100 को कॉमन लेगा, 1 - 4/100 होगा, और 4 को 100 से डिवाइड करेगा, 0.04 होगा। सर ये भी नहीं आता है तो लिटरली बता रहा हूं बहुत दर्द होएगा बेटा। प्लीज सपने देख करके डॉक्टर नहीं बनना है, मेहनत करके बनना है, कलम चलाइए। सर बाइनोमियल लगा दूं? मैंने कहा यहां पर 1+ डब्बा दिखाई दे रहा है, नहीं तो 1+ समथिंग बनाइए। कैसे ले? सर 100 कॉमन ले लो। मैंने 100 यहां पर कॉमन लिया, तो ये क्या बनेगा सर? 1 + 4/100 बनेगा। मैंने कहा हाँ जी बेटा, की पावर हाफ बना। सर अगर देखें तो 100 की पावर हाफ मीन स्क्वायर रूट ऑफ 100 हमें पता है, और सर मैं इसको लिख सकता हूं 1 + 0.04 की पावर हाफ। अब जरा देख बेटा, क्या ये तेरे को अब बाइनोमियल टाइप दिख रहा है? 1+ डब्बा, कोई भी ऐसी क्वांटिटी बहुत छोटी है तो पावर को आगे ला सकता हूं। हाँ जी सर। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? सर 100 का अगर आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं तो ये 10 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल। 1+ पावर को आगे ले आ बेटा, 0.04 कर देंगे। यस तो ये कितना हो जाएगा सर? 10 × 1 + 0.02। मैंने कहा बहुत सही। तो ये क्या आएगा सर? 10 × 1.02। मैंने कहा ये कितना आएगा सर? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10.2 के आसपास आंसर होना चाहिए। एक इक्वल टू का साइन होता है बेटा, और इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, अप्रोक्सीमेटली। जरा 104 का स्क्वायर रूट निकाल करके देखो तो 10.19 आ रहा है। कितना है? 10.2 के आसपास। तो अंदाजा तो लगा लिया हम लोगों ने। तो ये हमें फायदा देता है, स्क्वायर रूट, क्यूब निकालना, पावर 100 निकालना, तो ये कैलकुलेशन में हमें मदद करता है। यस सर a + b का स्क्वायर कर सकते हैं बेटा, ये स्क्वायर है तो कर दे बेटा। ये a+, बाप रे, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab तब लगाएगा ना बेटा जब a + b का स्क्वायर हो। कहां है स्क्वायर? तू यहां लगाना चाहता है, कर ले भाई। देख मैथ्स करने के करोड़ों तरीके हो सकते हैं। एक और चीज, इसी चीज को करने के करोड़ों तरीके, कैलकुलेटर भी वन ऑफ द मेथड है। जब आपको कोई पर्टिकुलर मेथड सिखाया जा रहा है तो उसका पर्पस क्या है? कहीं पर यह हो सकता है आपको आसानी दे। आपको यहां पर सिर्फ इस मेथड को सीखने पर जान लगानी है। आपको बहुत कुछ आता होगा, उसको मत लगाइए। अदरवाइज जो आता है ना बेटा,
हो सकता है फ्यूचर में जाकर के वो लेंदी मेथड हो, ये आसान मेथड हो, तो सारे मेथड सीखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सर 0.98 का स्क्वायर रूट लेना है, अब तुम या तो अंदाजा मारोगे या फिर मैथमेटिकली अंदाजा मारोगे। ये कैसे लिख सकते हैं सर? 1 माइनस 0.02 ऐसे लिख लूं? मैंने कहा हां जी बेटा। सर 1 प्लस डब्बा सीधे ही दिखाई दे रहा, इसमें कोई कॉमन ऑमन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल। तो सर 1 माइनस पावर आगे आ गई 0.02 कर ले? मैंने कहा बिल्कुल बेटा कर सकते हैं। तो सर ये आ जाएगा 1 माइनस 0.01, तो 0.99 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो जरा ये देखना, 0.98 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 0.98 का स्क्वायर रूट 0.989, क्या मैं उसको 0.99 मान लूं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी? नहीं, तो मैं भी वही मान रहा हूं 0.99। यस और नो? यस और नो? अब मैं आपको 4 होमवर्क, ये 3 होमवर्क दूंगा। क्यों? घर पर, क्योंकि हर बच्चा क्लास की स्पीड को मैच नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप घर पर इसको ट्राई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। एक बार ट्राई करिएगा। अब देखो, 1003 का क्यूब रूट निकालना आपको सही में कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। अब कहां तू a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएगा? बता, नहीं लगा पाएगा। यस। तो बाइनोमियल कब यूज होता है, ध्यान से समझना, कि जब हमें कोई पावर से निकालनी हो। अब 1.005 3 बार 0.0005 के पावर 12 लगा ले कोई फॉर्मूला। तो ये समझना है कि हम लोग इसको कब यूज कर सकते हैं। ठीक है? जब हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड पावर्स निकालनी हो तो हमारे पास एक अंदाजा लगाने का मेथड है, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। आप में से कुछ बच्चे मैथमेटिक्स लेंगे तो आपको इसकी बाइनोमियल सीरीज सिखाई जाएगी। ठीक है? अगर आपको डाउट हो तो प्लीज गूगल कर लेना, बाइनोमियल एक्सपेंशन। जब आप एक्सपेंशन डालेंगे तो एक बहुत लंबी सी सीरीज होती है, उसमें अगर आप अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो 1 + n डब्बा मिल जाता है। तो हम लोग बस उसका यूज कर रहे हैं जो हमारे काम का है। हमें कोई सीरीज का मतलब नहीं, कोई एक्सपेंशन का मतलब नहीं। मैं बस ये कह रहा हूं, 1 में कोई छोटी क्वांटिटी ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो और उसकी पावर n हो तो हम पावर को आगे ला सकते हैं, अंदाजा आंसर वही आता है। तो 1 + n डब्बा या 1 - n डब्बा हम लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। सर डी वाला रिपीट कर देते हैं। ठीक है? 0.98 है बेटा, क्या मैं इसको 1 - 0.98, 1 - 0.02 लिख सकता हूं? हां जी सर। इसकी पावर हाफ है। 1 में कोई चीज ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो लेकिन छोटी हो तो क्या बाइनोमियल लगाया जा सकता है? हां जी सर। तो इस पावर को आगे ले आ बेटा, तो 1 माइनस पावर आगे आ गई 0.01। अगर आप इसको कट करेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा सर? 0.01 बनेगा। 1 - 0.01 इज 0.99, हो गया आंसर। सर ई वाले में हिंट दे दीजिए। यस, ये दे देता हूं। अब हो जाएगा। सर ये बताइए, इस क्लास को छोड़ सकते हैं बेटा? हर क्लास देखो ऐसी फील देगा। देखो यार, आप लोग ना, कितने बच्चे सही में सीरियस हैं पढ़ने के लिए, मुझे ये जानना है आपसे। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन रियलिटी आर सीरियस टू क्लियर दिस एग्जाम? जस्ट लेट मी नो। अगर आप नहीं है तो मैं भी नहीं होऊंगा, चिल रहेगा। लेकिन अगर आप होंगे तो मेरे को आपसे कुछ चीजों की एक्सपेक्टेशंस होंगी, आपको मुझे, मतलब आपके अंदर भी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी, सर आप ये चीजें जरूर करिएगा। ठीक है, आप सीरियस हैं। एक चीज मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं अब, और मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, अभी आप 10वीं से 11वीं में आए हैं, 10वीं से 11वीं में आए हैं, 1-2 महीना, अभी बैच स्टार्ट हुआ है, 1-2 महीना आपको लगेगा हम लोगों से समझने में। क्या समझने में? कंटेंट कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है, कलम चलाओगे सब आ जाता है, कोई भगवान नहीं है यहां पर। बात यह है फ्रीक्वेंसी सेट होने में। आपको शायद सपना होगा कि मेरे को सर डॉक्टर बनना है, मेरे को अच्छे एक मेडिकल कॉलेज में जाना है। रियलिटी में दिस जर्नी इज रियली टफ। ठीक है? अब टीचर को अगर आप बार बार पुल करेंगे ना, मतलब मैं कह रहा हूं कि आप पुल कर सकते हैं, मैं बहुत, सबसे ज्यादा मैं बदनाम हूं रिपीट करने के लिए, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जब चीजें खत्म हो तो आप पूछें तो ज्यादा बेटर है। जो जो चीजें बताई जा रही हैं वो बहुत बेसिक है, और आपको अगर ये लगे कि क्या मैं ये छोड़ सकता हूं, यहां से स्टार्ट कर सकता हूं, सर ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, सर ये करना सही है नहीं है, यूट्यूब, अगर आपके ये वाले डाउट्स आते हैं आपके अंदर, बुरा लगेगा, लेकिन मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का नहीं है, मार्गदर्शन का भी है, और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ये सब डाउट्स आते हैं, बिलीव मी यू आर नॉट सीरियस।
बिलीव मी, यू आर नॉट सीरियस। क्योंकि अगर आपके सामने कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है और ये बैच नीट की तैयारी के लिए दिया गया है, हर साल इस बैच से पढ़ करके बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो आपको कोई फालतू चीज तो नहीं पढ़ाई जा रही होगी, कुछ ना कुछ सेंस दिया जा रहा होगा। और अगर आपको वो चीज छोड़ करके अगर ये डाउट आ रहा है कि सर मैं इसको छोड़ देता हूं, बिलीव मी, अगला टॉपिक डिफरेंशिएशन आएगा, वो तेरे को और रुलाएगा। उसका अगला टॉपिक इंटीग्रेशन आएगा, वो तेरे को और रुलाएगा। तेरी मैथ्स गई, तेरी फिजिक्स गई, पूरी फिजिक्स में मैथ्स यूज होगी। और तेरे को लग रहा है कि सर ये तो मेरे को कठिन लग रहा है, तो 2 साल लगेगा इसको आसान करने में। कोई भी पैदा होकर के ये नहीं जानता था ना बेटा, सीखा जाता है। सीखने वाला एटीट्यूड आप में होना चाहिए। अगर आप ये ट्राई करेंगे कि हाँ यार सर ने कुछ कुछ बताया है, सर ने 2-3 सवाल होमवर्क दिए, एक बार मैं ट्राई करूंगा, नहीं होगा सर से पूछ लूंगा, और मैं जनरली रिपीट करता हूं, लेकिन एक बार खत्म होने दो। जैसे एक बच्ची ने पूछा कि सर इसका हिंट दे दो, तो मैंने उसी समय दिया। मैं गुस्सा नहीं हुआ कि नहीं तू कर ले, नहीं, मुझे पता है बच्चा शायद ना सोच पाए, तो क्या मैं इसकी पावर ऊपर ले जाकर के -1 कर सकता हूं? हाँ, अब मैं हिंट दे दूं, 1 - 0.02 की पावर -1 लिख सकता हूं। यस, अब लगा लेना। तो एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, धीरे धीरे होगा। क्लियर? आइए आइए, अब मैं आपकी यहां पे चोंच रोक रहा हूं, ठीक है? अब सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे एपी एंड जीपी। इसको मैं इधर कर लूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने लिख ही लिया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 के वो थे एपी एंड जीपी। इसमें आई थिंक 9th एंड 10th में, अब हर बच्चा अलग अलग बोर्ड्स में होता है। किसी कुछ बच्चों ने 9th में पढ़ा होता है, कुछ बच्चों ने 10th में पढ़ा होता है, कुछ बच्चे 9th में पढ़ के भूल गए होते हैं, ठीक है? ऐसा होता है। हम क्यों पढ़ा रहे हैं सर? अचानक से बाइनोमियल, अचानक से एपी, इनका क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं है, तेरी बात सच है। प्लीज समझना बेटा, फिजिक्स के सिलेबस में मैथ्स क्यों लाई जा रही है? आप में से कुछ बच्चों के पास मैथ्स होगी जो मैथ्स में ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे, है ना? हो सकता है 6 महीने बाद पढ़े, 1 साल बाद पढ़े। फिजिक्स में अगले चैप्टर से जरूरत पड़ेगी हमें। इसीलिए कुछ लेक्चर्स हमने रखे हैं कि आपको बेसिक मैथ्स, नाम भी यही है बेसिक मैथ्स या मैथमेटिकल टूल, छोटी मोटी चीजें सिखा दे, जिससे आपको ये ना लगे कि भाई मैथ्स नहीं आती थी इसलिए फिजिक्स नहीं आ रही। नहीं, छोटी छोटी फिजिक्स, ये मैथ्स की चीजें जो हमें यूज होंगी, हम उसको यहीं सीख लेते हैं। जिनके पास मैथ्स है वो और डिटेल में सीखेंगे, हमें इससे ज्यादा जरूरत फिजिक्स में नहीं पड़ेगी। अब जैसे हमें कई बार कुछ सम करने पड़ते हैं। अब देखो, मैं अब लिखूंगा तो आप लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन ठीक है, बताना बहुत जरूरी है। 9th क्लास में ये तो आप लोगों ने फॉर श्योर पढ़ा होगा, 2 पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला m और m, r डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच का जो फोर्स है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, Gmm/r²। सर नहीं पढ़ा है, मुझे पता है। और अगर तूने नहीं पढ़ा है और अगर ये तेरे सिलेबस में था बेटा, मैं लिटरली बता रहा हूं, तू फॉल्ट पर है। कोई टीचर फॉल्ट पे नहीं है, सिस्टम फॉल्ट में नहीं है, ठीक है? अगर ये कहीं था और तू आज याद नहीं करके बैठा है, तो सिस्टम फॉल्ट में नहीं है, तू भूल गया है या तूने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा है। यही चीज कंटिन्यू कर देगा, नीट में भी सेम होगा कि सर पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, आई डोंट नो, मेरे को नहीं आता, नहीं आता, 0 मार्क्स, नो सिलेक्शन। अब समझिए 9th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ाया जाता है ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। अब क्या है, जब आप ग्रेविटेशन 11th क्लास में पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा सवाल आएगा। ये करना नहीं है, मैं बस आपको दिखा रहा हूं कि हमें जरूरत क्यों पड़ रही है। एक पार्टिकल यहां है, 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 और बहुत सारे पार्टिकल्स दे देंगे। बहुत फेमस क्वेश्चन है नीट का। यहां पर इनके बीच का डिस्टेंस है r, इनके बीच का डिस्टेंस है हमारे पास 2r, इनके बीच का डिस्टेंस है हमारे पास 4r एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जा रहा है। अब जब तू इनके बीच में फोर्सेस लिखेगा ना, ये 1/r² पर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे एक फोर्स आएगा Gmm/r², दूसरा फोर्स आएगा Gmm/2r का होल स्क्वायर, दैट इज Gmm/4r²। फिर आएगा हमारे पास Gmm/4r का होल स्क्वायर, दैट इज 16r²। कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं, ध्यान सुन, अभी ग्रेविटेशन नहीं पढ़ रहे, लेकिन अंदाजा होना चाहिए हम पढ़ा क्यों रहे हैं। अभी जब इन फोर्सेस को जोड़ने के लिए बोलेंगे ना, तो Gmm/r² लेना होगा, फिर जोड़ना है Gmm/4r² जोड़ना है,
फिर GMM बाय 16r² जोड़ना है, फिर GMM बाय 64r², ऐसे करके जोड़ने की जरूरत पड़ेगी बाद में। अब आप में से कई सारे होंगे सर हमने तो मैथ्स ली नहीं है, इसीलिए आज पढ़ा रहे हैं कि ऐसी सीरीज, ये एक सीरीज है विच इज कॉल्ड जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बस नाम पता हो, फॉर्मूला पता हो तो जोड़ने में हमें मदद रहेगी। जो मैथ्स लेंगे उनको तो और भी चीजें पढ़नी है, एचपीवी पढ़ना है, एपीवी पढ़ना है, सीक्वेंस सीरीज, उनका पूरा एक चैप्टर आएगा। हमें पूरा चैप्टर नहीं, हमें थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। ऐसे करके हमें जोड़ने पड़ेंगे। अब इनको जोड़ना आना चाहिए, इसके कुछ फॉर्मुलेज होते हैं मैथ्स में, बस उतना याद करना है, उसको अप्लाई करना सिखा दूंगा, अप्लाई कर देना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, 9th या 10th क्लास में आप लोगों ने एपी पढ़ा होगा। एपी क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ ऐसी सीरीज जिसमें होता है कॉमन डिफरेंस। ध्यान सुनना, क्या होता है बेटा? कॉमन डिफरेंस बिटवीन टर्म्स। लिखिएगा, बिटवीन टर्म्स, उनको हम कहते हैं हमारे पास एपी। एपी सीरीज जैसे उसमें टर्म्स क्या होते हैं? ए प्लस डी, कुछ जुड़ गया, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। इस प्रकार की सीरीज को हम लोग कहते हैं एपी सीरीज। कुछ कहते हैं सर ये समझ ही नहीं आया, जैसे ये देख 2, 5, 8, 11, 14 ऐसे सीरीज दिख रही है, डॉट 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 मींस आगे चलता जा रहा है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है बेटा? 5 - 2 करोगे तो कितना डिफरेंस है? 3 का। 8 में से 5 घटाओगे 3 का, 11 में से 8 घटाओगे 3 का, 14 में से 11 घटाओगे 3 का। क्या आपको दिख रहा है? हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज सेम, डी। इसको कहते हैं डी। डी हमारे पास है कॉमन डिफरेंस। डी हमारे पास क्या है बेटा? कॉमन डिफरेंस। एंड ए हमारे पास इस सीरीज का फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज होता है। फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, ऐसी सीरीज जिसमें हर टर्म में कुछ ना कुछ जुड़ता जा रहा है, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, इसको हम कहते हैं एपी सीरीज। इसको हम कहते हैं एपी सीरीज। इसमें कुछ कुछ चीजें आपसे पूछी जाती हैं। टर्म ऑफ एपी, द nth टर्म, हमारे पास एपी के टर्म्स कैसे हैं? यही है सर, एक होगा ए, एक होगा ए प्लस डी, एक होगा ए प्लस 2d, एक होगा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ऐसे करके हमारे पास सीरीज होती है, दिस इज कॉल्ड एपी सीरीज, जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है। nth टर्म, अब जैसे फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, अगर मैं इनमें टर्म्स की काउंटिंग करूं तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। तो अगर मान लो इस सीरीज में जैसे थी 1, 2, 3, 4, मैंने तो 5 टर्म लिखे हैं, कोई बोल दे 10th टर्म बता दो, तो कैसे निकालोगे? जोड़ते थोड़ा ना जाओगे। कोई बोले 1000 टर्म बता दो, जोड़ते थोड़ा ना जाओगे कि सर मैं ना, इसका अगला होगा सर 17, फिर उसका अगला होगा 20, फिर अगला होगा 23, ऐसे करके 1000 तक थोड़ा ना गिनेंगे। हम लोगों ने कुछ पैटर्न्स बना लिए। तो आपका कोई भी nth टर्म चाहिए, द nth टर्म ऑफ एपी, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या था बेटा? ए था फर्स्ट टर्म, और जैसे देखो सेकंड टर्म निकालने के लिए, n की वैल्यू 2 डालो तो सर a प्लस डी आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल। थर्ड टर्म निकालने के लिए आप n की वैल्यू 3 डालो तो सर a प्लस 3 - 1 2d आ गया। फोर्थ टर्म निकालने के लिए सर यहां पे 4 डालेंगे, a प्लस 3d आ गया। फिर यहां पे सर 5 डालेंगे तो 4d एंड सो ऑन। अगर आपको 1000 टर्म चाहिए था तो 1000 - 1 999d आ जाएगा, a प्लस 999d। तो मिल जाएगा, a पता है, d पता है, निकाल लेंगे। अगर मान लो इन सभी टर्म्स को जोड़ना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, तो इसका आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये होता है, n मतलब मान लो उनका 5 टर्म तक का सम बता दो, तो n की वैल्यू 5, a क्या है? फर्स्ट टर्म दिख जाएगा सीरीज में, n की वैल्यू 5, d कैसे निकालेंगे? 2 टर्म
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर लो, फोर्थ या -3, डी पता लग जाएगा हमारे पास। ये है और दूसरा फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर आपको एक सीरीज का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, देखना कुछ बच्चे कहते हैं सर इन वाली सीरीज में हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर लें। मैंने कहा यहां पर दिया ही कहां है, डॉट डॉट लगा दिया है, चलती जा रही है। अगर मान लो सीरीज आपने जैसे दे दी, यहीं तक दी होती 2, 5, 8, 11, 14 यही सीरीज दी होती, तो फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो मेरे को अगर इनका यहां तक सम चाहिए होता तो मैं कहता 1, 2, 3, 4, 5, तो n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म करते। तो मैं यहां पे कहता कितने टर्म थे, 3, 4, 5, 5/2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म करके मैं आंसर निकाल सकता हूं। लेकिन अगर हम देखें यहां पर कहीं पर भी लास्ट टर्म नहीं है, डॉट 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 मींस चलते जा रहा है, तो तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या आप लोग ये लिख चुके हो तो बताइए, अभी क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे समझ आ जाएगा सारे बच्चे। सर आप इंटीग्रेशन पढ़ाओगे बेटा, ईच एंड एवरी चीज, हर चीज पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा आपको। आप लोग थोड़ा स्लो है, लेकिन मेरे को उससे कोई भी दुख नहीं है, मेरे को उससे कोई भी परेशानी नहीं है। स्लो है मेरे को पता है, थोड़ा सा टाइम लगता है 10वीं से 11वीं आने में। अगर किसी बच्चे के पास पुराना खजाना में अर्जुना होगा तो उनको 11 लेक्चर्स में उनका पूरा हो गया था। आप लोग थोड़ा स्लो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को उससे परेशानी नहीं है, लेकिन लर्निंग वही होनी चाहिए। उस पिछले साल से 2 सवाल ज्यादा ही हमें करने हैं। यस, हाँ सारे बच्चे, ये सर 10th में पढ़ लिया, वेरी गुड। बस इसी के बाद एक जीपी पढ़ना होता है। हाँ आइए सारे बच्चे जरा इनको करने की कोशिश करना। ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है। मैं इनमें से 2 आपको होमवर्क दूंगा, 2 घर पर ट्राई करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। 3 सवाल आपको लगाने हैं। इस सीरीज का 11th टर्म निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स बताने। इस सीरीज का 11th टर्म कौन सा होगा ये बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स बताने हैं। इस सीरीज का 11th टर्म क्या होगा और सम ऑफ 7 टर्म्स क्या होगा। सारे बच्चे लैग आया था कहां पर, सारे बच्चे एक बार क्या करिए, अभी तो लैग नहीं आ रहा है, एक बार आप पॉज करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करना, मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है। हाँ आई विल रिपीट, लैग हुआ था कोई नहीं। आप सारे बच्चे प्लीज एक काम करिए, इसको यहां पर पॉज कर लीजिए। फर्स्ट 3 क्वेश्चन जरा लगाने की कोशिश करना, जिनको पहले से थोड़ा बहुत पता है, जिनको नहीं पता है मैं रिपीट कर देता हूं। हमारे पास एपी सीरीज क्या होती है बेटा, एक ऐसी सीरीज ऑफ नंबर्स जिनके टर्म्स में ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, राइट। जैसे आप इस सीरीज में देखें तो इन दोनों का डिफरेंस है 3, इन दोनों का डिफरेंस है 3, इन दोनों का डिफरेंस है 3, इन दोनों का डिफरेंस है 3। तो टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ए। अब इन सीरीज को अगर आपको मान लो 1000 टर्म निकालना है, 32 टर्म निकालना है, 50 टर्म निकालना है, 120 टर्म निकालना है, तो हमारे पास जनरल एक फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। सर ये क्या है, ये किसी भी टर्म के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो कोई बोले 5th टर्म निकालो, तो n की वैल्यू 5 रखोगे, a प्लस 5d, a प्लस 4d आपका 5th टर्म मिल जाएगा। सम ऑफ टर्म्स इन सीरीज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a है फर्स्ट और d है हमारे पास अगर देखा जाए कॉमन डिफरेंस। आप दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। वो फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब लास्ट टर्म पता हो। जैसे इस सीरीज में आपको लास्ट टर्म नहीं पता, 11th टर्म तक निकालें फिर जोड़े, जरूरत नहीं है, हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए भाई पहला वाला जरा देखते हैं। सर 11th टर्म निकालना है, तो मैंने कहा कोई भी टर्म निकालना होता है इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और सम ऑफ किसी भी टर्म्स की बात करें तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी करना होता है। यस सर वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि 7th टर्म या तो पहले इन सीरीज का सभी का 7th टर्म निकाल लो फिर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा 11th टर्म अगर मेरे को यहां पर निकालना है, a की वैल्यू क्या होगी, a होगा ये फर्स्ट टर्म, a होगा ये फर्स्ट टर्म, a होगा ये फर्स्ट टर्म। सर d क्या होगा, मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस इज 3, इन दोनों का डिफरेंस इज 3, इन दोनों का डिफरेंस इज 3, इन दोनों का डिफरेंस इज 3। डी की वैल्यू आपकी आ रही है दैट इज इक्वल टू 3, डी की वैल्यू है
3। तो भाई हो गया हमारे पास ए की वैल्यू है 2 प्लस कौन सा टर्म बोला है 11 माइनस 1 इंटू 3 करना है 2 प्लस 10 इंटू 3 तो सर हमारे पास 32 आ रहा होगा इसका टर्म। खत्म। सर इसके लिए क्या करना है, मैंने कहा अगर आप इसका डिफरेंस देखें तो 90 माइनस 100 हमेशा हायर माइनस लोअर करना। सर डी की वैल्यू आ रही है -10, इसमें -10 करेंगे ये आएगा, इसमें -10 करेंगे ये आएगा, इसमें -10 करेंगे ये आएगा, -10 है तो अगर इसका निकालेंगे बेटा तो 100 प्लस n की जगह है 11 माइनस 1 इंटू -10 करना पड़ेगा तो ये आएगा बेटा 100 प्लस ये हो गया -100, राइट, इसका आ रहा है 0। यस अच्छा तुम लोग सम बता रहे हो पहले, तो चलो ये बता देता हूं सम कैसे निकालेंगे। सर n/2 हमें कितने टर्म बोले हैं 7, तो 7/2 इंटू 2 इंटू ए है हमारे पास ये प्लस n-1 7-1 इंटू डी की बात करेंगे तो सर 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा बेटा 7/2, हाँ जी सर, और 4, हाँ जी सर, ये हो गया हमारे पास 6 है ना, 7-1 6 और ये हो गया 18, तो ये 22 हो गया हमारे पास 11 77 इसका आ रहा होगा फर्स्ट वाले का। 32 एंड 77 डन। ये बाद में फिजिक्स में काम आएगा, बस अभी तुम्हें फिजिक्स नहीं सोचना, ये सर ये पढ़ा रहे इसमें पूरी एनर्जी लगाते हैं, फॉर्मूला सही से लगा लेते हैं। ठीक है सर, इसका टर्म कैसे करेंगे, मैंने कहा 7/2 इंटू 2 इंटू ए, तो 200 लिख देता हूं सीधे, प्लस n-1 तो ये 6 आ जाएगा, और डी की बात करें तो -10 हमारे पास आ जाएगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा सर 7/2, मैंने कहा हाँ जी 200 इंटू 140 कर दे, यस सर, तो ये हमारे पास 7 और 0 तो 490 हमारा आंसर आ रहा होगा। यस सारे बच्चे, यस यहां पर अगर 11th टर्म की बात कर रहे हैं तो ए की वैल्यू हो गई 100 प्लस 11-1 इंटू डी की वैल्यू है बेटा -10, 90 माइनस 100 80 माइनस 90, डी की वैल्यू इज -10 घट रही है, तो हमारे पास ये कितना हो गया सर 10 और ये -10 तो -100, तो हमारे पास 11th टर्म होगा इसका 0। और सम की अगर हम लोग बात करेंगे तो सर 7/2 इंटू 200 प्लस n-1 दैट इज 6, और d की बात करें -10 तो 200 माइनस 60 दैट इज 140, तो ये 70 हो गया 490। यस अरे आसान होता है यार। सर इसका कैसे करेंगे, मैंने कहा ए ये है, जरा देखना 7 माइनस 0 7, डी की वैल्यू 7 है, 14 माइनस 7 7, 21 माइनस 14 7, ये हमारे पास इस तरीके से चल रहा है। अगर मेरे को 11th टर्म चाहिए तो ए प्लस 7 11 माइनस 1 11 माइनस 1 इंटू डी की बात करेंगे दैट इज 7, तो सर 70 आ रहा होगा, मैंने कहा बिल्कुल। फिर 7 टर्म्स का सम करना है तो 7/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 6 इंटू डी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास, राइट, तो ये हट जाएगा 7 3 21 इंटू 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 147 आपका आंसर आ रहा होगा। सारे बच्चे ऑल करेक्ट। प्लीज आप 2 और ट्राई करना अपनी स्पीड के साथ, हाफ 1 1.5 2 2.5, इसमें भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और -30369 ये चल रहा है, इसमें भी आप लोग करके आना। 2 सवाल कल करके डिस्कस करेंगे, आराम से हो जाएगा। यस आइए लास्ट, हाँ आइए, अब मैं आपकी चैट बंद कर रहा हूं। ये सीरीज आप लोगों ने शायद ना सुनी हो, दिस इज कॉल्ड जीपी, दिस इज कॉल्ड जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमारे पूरे 11th में पूरे 12th में एक बार एपी का जरूरत पड़ेगा, एक बार। अब तुमको सर एक बार में उसी समय फॉर्मूला बता सकता था, लेकिन अच्छा बच्चा वो होता है, बिलीव मी, मैंने देखा है जितने भी अच्छे रैंक के बच्चे होते हैं ना, उनकी रिटेंशन बहुत अच्छी होती है, दे शार्प देयर रिटेंशन, वो हर सवाल को बहुत अच्छे से याद रखते हैं। कुछ आप में से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, क्लास में करेंगे 1 घंटे बाद उनको याद भी नहीं होगा क्या कर रहे हैं, और अगर आप ऐसे हो 2 साल का सिलेबस आप रिटेन नहीं कर पाओगे, यू विल ऑलवेज फील अंडर कॉन्फिडेंट कि यार मैं भूल रहा हूं। वो जो कीड़ा है ना कि मैं भूल रहा हूं, उसको खत्म करने का तरीका होता है कि आप बार बार रिवाइज करें, ट्रेन योर ब्रेन इन दैट डायरेक्शन कि आपको चीजें याद रहे। और सुपर्ब एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूं, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं वो वही बच्चे होते हैं जिनकी रिटेंशन बहुत अच्छी होती है।
उनको सब छपा होता है दिमाग में, इधर ये लिखा था, इधर ये लिखा था, इधर ये होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, और वो एक्यूरेट दिमाग में सेट होता है। ठीक है, एक बार यूज होगा, मैं बताऊंगा नहीं कि एपी सीरीज है, तब देखूंगा कि कितने बच्चे सोच पाते हैं कि हाँ यार ये तो एपी सीरीज थी, फॉर्मूला ये लगाना है। दैट विल शो मी कि किसके अंदर रिटेंशन है। जीपी सीरीज सबसे ज्यादा यूज होगी, सिंपल सा फॉर्मूला है। जीपी में भी बहुत प्रकार की चीजें होती है, मैं आपको अभी बता रहा हूं। जिनके पास मैथ्स नहीं है, अगर आप मैथ्स इसलिए लेते तो आपको बहुत सारी जीपी की चीजें पढ़नी पड़ती, हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, जीपी क्या है? एक ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन रेशियो होता है, ऐसे टर्म्स जिसका कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो होता है। सर समझे नहीं, मैं बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर, पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपने आप समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक सीरीज है 1, फिर 1/2। सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखिए 1/4, थोड़ा दूर दूर लिखता हूं, 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, फिर 1/32, फिर 1/64, फिर 1/128 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सीरीज चलते जा रही है। हमारे देखो चालाकी रखना, हमारे सिलेबस में एचपी एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, वो आएगी ही नहीं, पूरे सिलेबस में कहीं नहीं आएगी। एपी बहुत कम आएगी, सबसे ज्यादा जीपी आएगी। कहीं पे भी सीरीज होगी, एक बार जरूर सोचना कि जीपी है। ठीक है, ऐसी सीरीज जिसमें अब तुम देखो इन दोनों का डिफरेंस अगर तुम निकालोगे तो सर ½ अगर मैं करूंगा तो सर -½ आएगा। सर इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा 1/4 -1/2 तो -1/4 आएगा। डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंस वेरी कर रहा है। लेकिन इसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज क्यों कहते हैं, जरा समझना। अगर आप देखें इस वाले टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूं, सर ½ से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं ½ को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, सर ½ को फिर से ½ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा। मैंने कहा बहुत सही। मैंने कहा 1/4 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 1/8 आ जाए, सर ½ से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। 1/8 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 1/16 आ जाएगा, सर ½ से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। मैंने कहा 1/16 को किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा, 1/32 आ जाएगा, सर ½ से। अगर आप देखें इस बार कॉमन डिफरेंस नहीं है, इस बार मल्टीप्लायर है। हर चीज को एक चीज से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, अगला टर्म आ रहा है। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो आपका कॉमन रेशियो है, जरा ध्यान सुनना, इसका कैसे शो करते हैं, ए इंटू आर का स्क्वायर, ए इंटू आर का क्यूब एंड सो ऑन, ए इंटू आर की पावर n-1। ये फर्स्ट टर्म है, ध्यान से सुनना। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है एंड सो ऑन, ये nth टर्म है। जैसे आपका एपी में nth टर्म था a प्लस n-1 इंटू डी, यहां पर होता है a इंटू आर की पावर n-1, a इंटू आर की पावर n-1। ये समरी में हम लोग लिख भी लेंगे, लेकिन अभी देखना। n की वैल्यू 1 डालो तो सर 1 - 1 0, आर की पावर 0 1, ए आ गया। सर n की वैल्यू 2 डालूंगा तो 2 - 1 1, सेकेंड टर्म। n की वैल्यू 3 डालूंगा तो सर थर्ड टर्म। ऐसे हमारे पास टर्म्स आते हैं, तो ये जनरल टर्म है। सर ये r क्या है, ये a क्या है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है इसी को a कहते हैं, जरा समझना। सेकंड, सर ये r क्या है, दिस इज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो ये कैसे निकाले, सीरीज में ये वाला टर्म ½ डिवाइडेड बाय 1 कितना आ रहा है, ½ ऐसे निकाल लो। और दिस डिवाइडेड बाय दिस 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 कर लो तो ये फिर से ½ आ जाएगा। और दिस डिवाइडेड बाय दिस 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 कर लो, फिर से ½ आ जाएगा। जैसे डी कैसे निकालते थे बेटा, सर डी निकालते थे 5 - 2, 8 - 5, 11 - 8, 14 - 11, ये करके डी निकाला। 90 - 100,
80 माइनस 90, 70 माइनस 80, 60 माइनस 70, ऐसे करके डी निकाला। जरा यहां पर जीपी में आर कैसे निकालते हैं, जीपी में आर कैसे निकालते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, इनका कॉमन रेशियो, सभी का रेशियो जो आ रहा है दैट इज कॉमन, दैट इज कॉमन। इसको हम लोग कहते हैं अपना जीपी, इसको हम लोग कहते हैं अपना जीपी। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, ध्यान से सुनना। एक जीपी के टर्म्स कैसे दिखाई देते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर एन माइनस वन। nth टर्म का फॉर्मूला वो होता है ए, nth टर्म इज ए आर की पावर एन माइनस वन, सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी। ध्यान सुनना, अगर मुझे इनको जोड़ना पड़े, सबसे पहला डाउट आता है सर इन्फिनाइट टर्म्स है तो सबको जोड़ता जाऊंगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ये वाला टर्म इससे छोटा है, 1 प्लस 0.5, 0.25, 0.125, ये और छोटे होते जा रहे हैं, तो इसका सम इंफिनिटी नहीं आता, ये होता है a अपॉन 1 माइनस आर। बस इतना लिख लीजिए कि जीपी का जो सम का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म लेंगे, आर क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस करके आर मिल जाएगा, हम लोग बस वो रख देंगे, आंसर आएगा। सर एक बार फिर से बता दीजिए कॉमन रेशियो। बेटा जैसे डी कैसे निकालते थे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, कॉमन डिफरेंस आता था। यहां पर होता है बेटा कॉमन रेशियो। ध्यान सुनना, कॉमन रेशियो डिवाइड करना है, 1/2 डिवाइडेड बाय 1, सर 1/2, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2। कैसे करते थे सर, 1 इसके साथ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, 1/2 आया। हाँ, तो आप दिस टर्म बाय दिस टर्म रेशियो लेंगे तो आपको आर मिलेगा, दिस टर्म बाय दिस टर्म रेशियो लेंगे आर मिलेगा, दिस टर्म बाय दिस टर्म रेशियो लेंगे आर मिलेगा, अगले अगले टर्म्स का रेशियो लेंगे आर मिलेगा। तो आर होता है कॉमन रेशियो, ए होता है फर्स्ट टर्म। सारे बच्चे जरा इसका बात करें। आइए सर, एन क्या है, नंबर। मान लो आपसे बोले कि भाई इस सीरीज का, ध्यान से सुनना, अभी करते हैं। एन होता है, जैसे एपी में एन क्या था, nth टर्म, कोई बोल दे 100 टर्म बता दो तो n की वैल्यू 100, कोई बोल दे 5वां टर्म बताओ, n की वैल्यू 5। वैसे ही यहां पर 10th टर्म बता दो, n की वैल्यू 10। एक सवाल मैं कर रहा हूं, जरा देखना सर, 1/3, जरा सीरीज देखना, 1 है, फिर 1/3 है, फिर 1/9 है, फिर 1/27 है, एंड इस तरीके से हमारे पास चलता जा रहा है। इन्होंने कहा है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स बता दीजिए इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक। मैंने कहा हाँ, तो ये है हमारा ए। ध्यान से देखना, एक सवाल दे रहा, देखना ए की वैल्यू हो गई है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं ये मिलेगा सर 1/3 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं ये मिलेगा सर 1/3 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं ये मिलेगा सर 1/3 से। तो आर की वैल्यू हो गई 1/3, ए की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। ध्यान से देखना, ए की वैल्यू हो गई 1। अब अगर कोई बोल दे भाई सारे टर्म्स का सम करना है, तो सम जो आएगा दैट इज ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। ए की वैल्यू रख देंगे बेटा 1 अपॉन 1 माइनस 1/3। थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स आना चाहिए सर, इधर ले जाएंगे, 3 माइनस 1 2/3 आएगा सर, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 हमारा आंसर होगा, खत्म, डन। इतना करना है बेटा बस हमें फिजिक्स में। 4 2 1 हाफ 1/4। सर इसमें ये जीपी है या एपी है, मैंने कहा देख भाई डिफरेंस तो कांस्टेंट नहीं है, जीपी ही होगा। कुछ बच्चे कहते हैं कोई और सीरीज हमारे लिए काम की नहीं है, ठीक है, 4 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 1 आ रहा है, फिर हाफ आ रहा है, फिर 1/4 आ रहा है, सर ये कौन सी सीरीज है, मैंने कहा जीपी है, क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। ए की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो 4 है। सर आर कैसे निकालूं, मैंने कहा आर इसका 2 डिवाइडेड बाय 4 कर ले, सर 1/2 है, ये रहा आर। सर 1 डिवाइडेड बाय दिस कर सकता हूं तब भी आ जाएगा, हाफ डिवाइडेड बाय 1 कर सकता हूं तब भी आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो इज नथिंग बट योर हाफ। सर इसका सम कैसे निकालूंगा, इनफाइनाइट टर्म्स का इंफिनिटी तक जोड़ना है, यस। तो सम आएगा a अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू हमें क्या रखनी है बेटा, ए की वैल्यू रखनी है 4 अपॉन 1 माइनस हाफ। तो सर 4 डिवाइडेड बाय हाफ, ये 2 ऊपर चला जाएगा 8।
आंसर 8 है। डन डन हो गया। सर ये आर आपने कैसे निकाला, दोबारा बता रहा हूं, इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा कि 2 आए? सर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? सर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? सर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। आर की वैल्यू हाफ है, या तो ये देख लो। और आर कैसे निकालते थे? सर दिस टर्म बाय दिस टर्म, 2 डिवाइडेड बाय 4, सर 1/2 है। कोई से भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। यस यस बेटा, वेरी गुड। सारे बच्चे जरा इनको जरा करना, ये हाँ H हमारे पास सर ये आएगा आपका कोलिजन में, ये फिजिक्स का सवाल है। E की वैल्यू इज लेस देन 1, E जो है दिस इज लेस देन 1 है, ठीक है। इन सभी को जोड़ना है। चलिए जरा दिमाग लगाइए, सबसे पहले इसको कर लीजिए, फोर्थ वाला पहले करें बेटा सारे बच्चे, फिर ये वाला एक होमवर्क दूंगा आपको, और इसको फिर हम लोग ट्राई करेंगे। सबसे पहले फोर्थ का सम निकालिए। चलिए भाई सारे बच्चे फोर्थ का सम निकालिए। सर 1/2, ये जो हमारे पास जीपी है, एक है 1, फिर है हाफ, फिर है 1/4, फिर है 1/8, फिर है 1/16 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। हाँ, ए की वैल्यू है सर इसमें 1। आर की वैल्यू कैसे निकाले? मैंने कहा दिस डिवाइडेड बाय दिस हाफ, या फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? सर हाफ से। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? सर हाफ से। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? सर हाफ से। आर की वैल्यू हाफ है। सम अगर मेरे को निकालना है बेटा, तो A/1 माइनस आर हमें फॉर्मूला लगाना है। ए की वैल्यू कितनी है? सर ए की वैल्यू है 1 और आर की वैल्यू है सर हाफ, आंसर आएगा 2। खत्म, इतना ही था। अब पता है क्या है, कुछ बच्चे होते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं, बस उनको लगता है कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जिससे दुनिया को नहीं समझ आ रहा है। दुनिया में जितने भी बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनको फिजिक्स कठिन क्यों लग रही है? कुछ तो ऐसा होगा, तो वो जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट कर रहे होते। कुछ तो होगा, ढूंढना ही नहीं है भाई। जो बताया जा रहा है उसको सटीक तरीके से लगाओ। जिसको फिजिक्स आसान लग रही है उसका वो क्या कर रहा है वो देखिए। जो बच्चा ये सोच रहा है कि दुनिया में ऐसा क्यों है कॉम्प्लिकेटेड, वो नहीं देखना है। जो इस बच्चे को फिजिक्स आसान लग रही है वो क्या कर रहा है वही करना है हमें। कॉम्प्लिकेशन के लिए तो 1000 चीजें करते हैं बच्चे कॉम्प्लिकेट करने के लिए, हमें वो करना ही नहीं, हमें उस रास्ते पे जाना ही नहीं। हमें तो वो देखना है कि जिससे आसान होता है, कि भाई हमें जीपी पकड़ में आनी चाहिए, उसके लिए ए क्या होता है, आर क्या होता है वो आना चाहिए, और इसका सम का फॉर्मूला A/1 माइनस आर होता है, ये आना चाहिए। ये क्लियर है, हमारा क्लियर है, हमें और कुछ सोचना ही नहीं है। यस हाँ। अब सारे बच्चे जरा इसका सम देखना। इस वाले को मैं थर्ड वाले को अगले पेज पे ले लेता हूं। यह आपका एक कोलिजन का बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। दोबारा आएगा जब कोलिजन पढ़ाएंगे तब जरा देखेंगे कितने बच्चे इसको सही से कर पाते हैं। e की पावर 4h, e की पावर 6h, e की पावर 8h, कुछ इस प्रकार से हमारे पास चल रहा है। सभी का सम कर देना है। फाइंड सम, कितना सम आएगा? तो सर सम होगा A/1 माइनस आर। सारे बच्चे जरा ध्यान से देखना। वेरी गुड वेरी गुड। सर ये जीपी क्यों है? मैंने कहा एक काम कर, इसमें से H कॉमन ले ले, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा? H सर क्यों दे रखा है? तेरे को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अब तू कंफ्यूज हो जाए तो अलग बात है। इंफिनिटी तक जोड़ना है सर? मैंने कहा हां जी। सर इंफिनिटी तक जोड़ूंगा तो बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं हो जाएगी बेटा? एक छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर, बड़ा पत्थर, बड़ा पत्थर, बड़ा पत्थर, अगर बड़े होते जा रहे हैं तो इंफिनिटी तक बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर तू ये सोच, पहला टर्म तेरा ये था, उसका अगला टर्म छोटा है और छोटा और छोटा, छोटा 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 छोटा, जीरो की तरफ जा रहा है, ये कहां से इनका सम इनफाइनाइट होगा? ये डिक्रीजिंग जीपी है, छोटी होती जा रही है। तो सर इसको कैसे जोड़ें? मैंने कहा एक ए की वैल्यू ये रही, हाँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? ई स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा। हाँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? सर ई स्क्वायर से, ये आ जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? सर ई स्क्वायर से, ये आ जाएगा। मतलब आर की वैल्यू कितनी आ रही है? सर आर की वैल्यू ई स्क्वायर आ रही है। या तो ये देख लो, और सर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 करके आर निकाल लेंगे, या फिर और सर e की पावर 4 डिवाइडेड बाय e का स्क्वायर करके निकाल लें। मैंने कहा हाँ, तो ये कितना आएगा? सर e की पावर 4 माइनस 2, सर e स्क्वायर ही आ रहा है।
सम अप टू इन्फिनाइट टर्म्स अगर मैं इसका सम कहूं तो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ए है 1 और r की वैल्यू थी e स्क्वायर, खत्म। तो इसका जो सम आता बेटा, जरा ध्यान समझ, दैट विल बी h इंटू 1 अपॉन 1 माइनस ई का स्क्वायर। आंसर होगा h अपॉन 1 माइनस ई का स्क्वायर। ये रहा तेरा सम, ये रहा तुम्हारा सम। क्लियर? हाँ, अब्दुल रहमान सर आप इंटीग्रेशन कराओगे बेटा? अभी बताया, कराऊंगा बेटा। पहले डिफरेंशिएशन होगा फिर इंटीग्रेशन होगा। क्लियर? क्लियर? तो अब आप एक सवाल जीपी का भी होमवर्क करेंगे, 2 सवाल आपके एपी के होमवर्क हो गए, ठीक है, और आगे चल के और सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा। बाइनोमियल के आपके 3 सवाल होमवर्क हो गए, ठीक है। क्लियर? अबे जीपी और एपी दोनों इजी हैं, मैं पहली बता रहा हूं। एपी एक बार आएगा पूरी 12वीं तक, जीपी कम से कम 20 बार आएगा। तो अभी आप a अपॉन 1 माइनस आर याद रखना, a क्या है, r क्या है, कैसे निकाल रहे हैं, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म r मिल जाता है, वही बस फॉर्मूले में रखना है, बस और कुछ नहीं लोड लेना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। यस, क्लियर? आइए आइए, अब मैं आप लोगों को लेकर के जा रहा हूं लास्ट फेज में। एक्सपोनेंशियल ग्राफ आखिरी में देख लेंगे, बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। अब 2 टॉपिक्स हमारे आएंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट होने वाला है डिफरेंशिएशन। जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, कई सारे बच्चों ने स्टार्टिंग से जो जुड़े होंगे, मैंने आपको, क्योंकि नए बच्चे हैं पुराने बच्चे, मैं दोनों को बार बार याद दिला रहा हूं कि मेरे को बस स्टार्टिंग के, मेरे को 4 चैप्टर 2 महीना 2-2.5 महीना जो मैं बोल रहा हूं वो बस आप 100% फॉलो कर लो। आप कुछ, एक बच्चे का मैंने अभी स्टेटमेंट देखा, सर आई एम स्ट्रेस्ड आउट। मेरी बात नहीं मानोगे, स्ट्रेस कम से कम 50 गुना हो जाएगा जब आप नीट के पेपर लिखने पे पहले जाओगे। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मैं तेरे को कम से कम स्ट्रेस में रखना चाहता हूं और उसमें मैक्सिमम चीजें सिखा दूंगा। मुझे बस पहले 4 चैप्टर जो मैं बोल रहा हूं, लेस स्ट्रेस और एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है, जितना मैंने बोला बस उतना कर दे। बिलीव मी बेटा, उस 4 चैप्टर्स के बाद तू अपने आप अपने दोस्तों के बीच में तेरे को फील हो जाएगा कि तेरी फिजिक्स कहां पर है। अब तेरे को ये मैं जब बोलूंगा तो तेरे को बोस्टिंग लगेगा, बट रियलिटी बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं बेटा। मेरे को 100% चाहिए तेरा, 0.1 भी नहीं कम कर सकता तू इसमें, 0.1 भी नहीं, 100, ठीक है। तेरी पूरी तैयारी में सबसे ज्यादा तंग होएगा तू फिजिक्स में, अगर तूने इनिशियल डेज में, जब फिजिक्स का बेस बन रहा है ना, जब घर बनाया जाता है ना बेटा, इमारत बनाई जाती है, फाउंडेशन पर सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वहां रखी जाती है। और जो बच्चे इधर उधर फाउंडेशन के टाइम खराब करते हैं, बिलीव मी, अगर आप यूट्यूब खोलेंगे ना, मेजॉरिटी बच्चे जब भी लक्ष्य की बात होती है, ड्रॉपर्स की बात, सर 11th वेस्टेड होते हैं। कहां से आ गए ये बच्चे? क्योंकि जब बात स्टार्ट हुई थी ना पढ़ाने की, उस समय उनमें वो डिसिप्लिन ही नहीं था, उन्होंने समझा ही नहीं, और उसका कॉन्सिक्वेंस इतना भयंकर होता है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग फिर से ड्रॉपर्स के लूप में फंसे, 2-2 बार 3-3 बार ड्रॉप लेने के बाद आपको ड्रीम कॉलेज मिले। जो चीज 2 साल के अंदर करी जा सकती है, उसको उसी समय खत्म करके बेटा गेट इनटू अ गुड कॉलेज, गेट इनटू अ गुड कॉलेज। अदरवाइज यही चीज तू चाहता है कि एक और साल लगा करके फिर से टीचर तेरे को बताए कि भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, तो तेरे लिए ही टॉक्सिक होगा, किसी के लिए नहीं। हम तो हर साल, अभी यहां खत्म करूंगा 7:30 बजे, मेरे को अर्जुना जेई में पढ़ाना है, फिर मेरे को यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड करना है, फिर मेरे को अपने क्विक रिवीजन बनाने। मेरे लिए दिस इज नॉट टॉक्सिक, दिस इज माई लाइफ। समझो इस चीज को। मेरे को ये चीज 10 बार पढ़ानी पड़ेगी, आई विल डू इट बिकॉज दिस इज माई प्रोफेशन। तुम्हारे लिए अगर यही चीज 10 बार होने लग रही है, दिस इज टॉक्सिसिटी। दिमाग पक जाएगा इन सारी चीजों से। आप लोग लाइफ में बहुत बड़ी चीजें करने के लिए बने हैं, राइट? इन छोटी चीजों को उस तरीके से ही रखिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। जितना बोल रहा हूं प्लीज उसको उतना फॉलो करिए, लिटरली बता रहा हूं, सब हो जाएगा। तुम्हें बहुत सारे दोस्त तुम्हारे ओपिनियन देंगे इधर उधर, प्लीज मत सुनना। 4 चैप्टर्स मेरे को दे दो,
जैसे हम लोग लॉज ऑफ मोशन में जाएंगे यू विल फील कि सर ये जो ग्राफ बढ़ता जा रहा था बढ़ता जा रहा था बढ़ता जा रहा, आराम से नीचे हुआ है, नीचे हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल जीरो आ जाएगा, लेकिन हाँ नीचे रिलैक्स होगा। सर ये ग्राफ बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि 10वीं बेटा यहां थी, अब 11th के लेवल पर लाने के लिए उठाना तो पड़ेगा ना भाई। तो ये सोच कि हम लोगों को 11वीं स्टार्ट कराने से पहले तेरे को 12 लेक्चर्स में मैथ सिखानी पड़ रही है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना 10वीं और 11वीं में। और एक बार अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे ना, यू विल गेट टू नो दिस कि हाँ यार अगर इतना एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं दैट मीन्स कुछ तो भारी होगा यार। मार्केट में अगर फिजिक्स के लिए है कि बच्चों को कठिन लगती है, कुछ तो होगी चीजें जहां पर चीजें खराब हो जाती हैं सर, इसीलिए बच्चे परेशान होते हैं। सर आप बस मुझे ये बता दो कि कहां मुझे खराब नहीं करना है, एंड दिस इज द राइट टाइम। जितना मैं बोल रहा हूं उतना फोकस करना है। तेरे को लगेगा सर मैं कम समझ पाया, वही तेरा मैक्सिमम है, वो मैटर करता है। 2 साल में धीरे धीरे और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? पैनिक नहीं करना है। अब सारे बच्चे लास्ट के 2 टॉपिक्स है, आई विल टेक टाइम, 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं। मैंने पिछली क्लास में बोलता फाउंडेशन है ये हमारा, बिल्कुल बेस बना रहे, तमीज से बनाएंगे, तभी हम लोग बाद में स्पीड पकड़ पाएंगे, ठीक है? क्या आप लोगों ने ये स्टेटमेंट सुने हैं 9th या 10th में कहीं पर? मुझे बस इतना बता दीजिए, 9th या 10th में कहीं आपने सुने हैं? अब फिजिक्स टच होएगी। अभी तक आपको एपी जीपी इन सब में कहां फिजिक्स समझ आ रही थी, ट्रिग्नोमेट्री कहां फिजिक्स है, अब फिजिक्स टच होएगी। ये स्टेटमेंट सुने 9th क्लास में। कुछ बच्चे कहते सर मैं भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, सामने आ रहा है कुछ तो रिकॉल हो रहा होगा। हाँ सर वेलोसिटी के बारे में कुछ बताया था, एक्सेलरेशन के बारे में बताया था, 10वीं क्लास में करंट होता था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ सर हमने कहीं ना कहीं वर्ड सुने हैं, एंड दीज आर टर्म्स ऑफ फिजिक्स। कुछ बच्चों ने सुने होंगे, कुछ ने नहीं सुने, तो अब सुनिए। ये पेन है, ठीक है? इसकी पोजीशन, अब मैं आपकी चैट बंद कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब आप मेरे पे पूरा फोकस करें, ठीक है? जब मेरे को चैट ऑन करना होगा, मेरे को आपसे पूछना होगा तो आप बताना। जैसे मान लो कि हमारे पास कोऑर्डिनेट, जैसे आप ग्राफ बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कोई पेन है, टाइम बीतता जा रहा है बीतता जा रहा है बीतता जा रहा है, ओरिजिन से इस पेन की पोजीशन x इक्वल टू 3 है, टाइम बीतता जा रहा है बीतता जा रहा है बीतता जा रहा है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है। तो क्या ये चल रहा था या रुका हुआ है? सर ये रुका हुआ है। मैंने कहा अब ये x इक्वल टू 3 से ऐसे चलते 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 x इक्वल टू 10 तक आ गया, यस। तो क्या ये रेस्ट पर था या मोशन में था? सर ये तो मोशन में है। मैंने कहा कैसे पता लगा बेटा? क्योंकि सर टाइम के साथ जब इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, 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 दैट मींस इट इज इन मोशन। तो अब वेलोसिटी को फिजिक्स वालों ने कैसे डिफाइन करा? x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 10। ये पेन कैसे जा सकता था? ऐसे जा सकता था, धीरे 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 धीरे, या फिर ऐसे भी जा सकता था, जल्दी। तो हम लोगों ने वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करा कि अगर किसी की पोजीशन जल्दी 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 चेंज हो रही है समय के साथ, तो वो तेज चल रहा है, देसी भाषा में तो यही बोलोगे। अगर मान लीजिए आपके सामने एक स्कूटर वाला है, वो आराम आराम से चला रहा है, तो तुम्हारे लिए पोजीशन ये थी, फिर ये है, 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 तो तुम कहोगे यार ये बंदा बहुत धीरे चला रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो धीरे धीरे विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी कम है। लेकिन अगर कोई बंदा बहुत तेजी से निकला होता, तुम कहते अरे भाई बहुत तेजी से गया। कैसे बोला तुमने बहुत तेजी से? क्यों बोला तुमने बहुत तेजी से? क्योंकि तुम्हारे लिए उसकी जो पोजीशन थी खट 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 चेंज हुई। यस और नो? तो फिजिक्स में जब हम लोगों ने मोशन को समझा कि कोई बॉडी धीरे धीरे चल रही है, कोई बॉडी बहुत तेजी से चल रही है, अंतर कैसे, कैसे उसको एक्सप्लेन करें, कैसे उसको थ्योरी में लिखें, तो हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी बॉडी का पोजीशन समय के साथ धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कम है, और जल्दी से चेंज हुआ तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। दिस इज हाउ वी इंटरप्रेटेड मोशन। एक्सेलरेशन वर्ड, आपकी स्कूटर में एक्सेलरेटर वर्ड आपने सुना होगा, या कार में एक्सेलरेटर एंड ब्रेक होता है, यस और नो? एक्सेलरेटर क्या करता है? स्पीड अप करता है। ब्रेक क्या करता है? स्लो डाउन करता है, यस और नो? अगर मान लीजिए आप एक बाइक या स्कूटर पर है, आपने एक्सेलरेट कर रखा है, मतलब पूरा ऐंठ रखा भाई साहब, तो आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी या कांस्टेंट स्पीड से चलोगे? सोचिए जरा एक बार, सोच लीजिए। ये आप सभी के दिमाग में जवाब आने चाहिए, क्योंकि आपके आसपास पूरी फिजिक्स है। तुम बायो का 10% भी नहीं देख रहे हो अपने आसपास, यही सबसे बड़ा डिलेमा है।
तुम्हें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दिख रहे हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दिख रहे, तुम्हें ऑर्गन्स नहीं दिखाई दे रहे अपनी बॉडी के अंदर के। तुम्हारे आसपास 100% फिजिक्स है, 100, एक एक चीज जो हम पढ़ेंगे सब तुम्हारे सामने है, सब बस देखने का नजरिया बनाना है। अगर तुम एक स्कूटर पर बैठ करके एक्सेलरेट कर दे रहे हो तो क्या तुम कांस्टेंट चुपचाप चलोगे या तेजी से अचानक से भाग जाओगे? सर अचानक से तेज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि सर एक्सेलरेट कर रखा था ना। अगर एक्सेलरेट नहीं करते, अगर हम लोग ऐंठते नहीं, नॉर्मल रखते तो कांस्टेंट स्पीड से चलते रहते। एक्सेलरेशन को हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी बंदे की वेलोसिटी बहुत जल्दी चेंज हुई, इसने बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर रखा था, और अगर किसी बंदे की वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज हो रही है समय के साथ, धीरे धीरे चेंज हो रही है समय के साथ, उसने कम एक्सेलरेशन कर रखा है। तो फिजिक्स को हम लोग कैसे समझते हैं? हम मोशन को आसपास देखते हैं कि हो क्या रहा है और उसकी डेफिनेशन बनाई। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी की वेलोसिटी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है समय के साथ तो एक्सेलरेशन ज्यादा है, धीरे धीरे चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन कम है, और अगर चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन नहीं है। अगर आप 10 मीटर पर सेकंड स्कूटर को 10 मीटर पर सेकंड पर रख रहे हैं तो आप एक्सेलरेट और नहीं कर रहे हैं, आपने रखा तो 10 की स्पीड से ही चलते चले जाएंगे। ये सुनो, करंट सर 10वीं क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता था, अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी फ्लो करेंगे करंट ज्यादा है, धीरे धीरे फ्लो करेंगे तो करंट कम है। ये हम लोगों ने टर्म सुने। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो टर्म आ रहा है रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ चेंज, सर ये लिखना है, लिखिए। ये जो रेट वर्ड है ना, ये हमारे में बहुत बार आ रहा था, बहुत बार। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, कुछ बच्चों ने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम बाय टाइम, पढ़ा होगा। कुछ को याद नहीं होगा, कोई दिक्कत, इसलिए मैंने वो स्टेटमेंट नहीं लिखा। मैंने वही स्टेटमेंट 9th एंड 10th से उठाए हैं जो जनरली बच्चों को याद होते हैं। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी का मोमेंटम जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है तो उस पर फोर्स ज्यादा है, और अगर मोमेंटम धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो उस पर फोर्स कम है। ये भी हमारा लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स है। तो ऐसे बहुत बार कौन सा टर्म आ रहा था, रेट 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 रेट। अब समझना सारे बच्चे, क्या आप लोगों ने लिख लिया है? अब मेरे को फुल कंसंट्रेशन चाहिए, फुल 15 मिनट फुल, ठीक है? सारे बच्चे मुझे एक बात बताना, ये आप लोगों ने लिख लिया था, ठीक है? क्या आप लोगों ने लिख लिया है? यस, हाँ। अब ठीक है, इसको पहले लेकर के आता हूं। लिख लिया? बहुत ध्यान से सुनना। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन की बात आ रही है हमारे पास। एक व्यक्ति है जो t इक्वल टू 0 पर, मान लो ओरिजिन यहां पर है, तो t इक्वल टू 0 पर ये x इक्वल टू 3 पर था। कहां पर है? x इक्वल टू 3। मैं कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, आप एक डॉट टाइप बना लेना। t इक्वल टू 0, जब मैंने इस व्यक्ति को देखा तो x इक्वल टू 3 पर था, फिर थोड़ी देर के बाद ये x इक्वल टू 24 पर है, इसकी पोजीशन x इक्वल टू 24 पे, t इक्वल टू 7। क्या पहली चीज, अच्छा लिखा नहीं है, सारे बच्चे इसको लिखिए, इनको मैं नीचे करता हूं, लिख लीजिए बेटा, लिखिए। मैं डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, बट आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। सर डाउट देख लीजिए, वैसे डाउट आने, अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट किया, डाउट नहीं आने चाहिए। सर इस वेलोसिटी डायरेक्ट देखा? सर अगर जीपी सीरीज का फाइनाइट सम पूछे तो ए फॉर्मूला होता है बेटा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस n, ये होता है। लेकिन हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर p मतलब क्या होता है? मोमेंटम। इसलिए मैंने कहा अभी स्टार्ट हुआ है, अगर यही डाउट नहीं बनाने अभी, और टाइम के साथ स्पीड कम हो तो उसको क्या कहेंगे? रिटार्डेशन कहेंगे बेटा। अभी वो टॉपिक्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं, कोई ये डाउट नहीं है। यहां पर मेरे को बताइए, सबसे पहली चीज, क्या व्यक्ति चल रहा है? यस और नो, पहला मेरा सवाल। इज पर्सन मूविंग? इज पर्सन मूविंग? यस और नो, पहला मेरा सवाल। अगर मैंने आपको जो डेटा दिया है कि जब मैंने t इक्वल टू 0 पर देखा तो बंदा x इक्वल टू 3 पर था, और अगर हम लोगों ने t इक्वल टू 7 सेकंड के बाद देखा तो बंदा यहां था। सारे बच्चे मेरे को ये बताइए, क्या बंदा चल रहा है? यस और नो, यस और नो, सारे बच्चे मुझे ये बताइए। पहला सवाल, चल रहा है सर।
क्योंकि टाइम के साथ, ध्यान सुनना मैं क्यों बोल रहा हूं, यस, ये रीजनिंग क्लियर होनी चाहिए। टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही सर, पोजीशन चेंज हो रही, ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो चल रहा है। ये रीजन है, ये दिमाग में होना चाहिए सर। टाइम के साथ अगर कोई व्यक्ति यहां पर है x इक्वल टू 3 पर, और ये टाइम बीतता जा रहा है और ये यहीं पर है, पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो चल कहां रहा है, रुका हुआ है। लेकिन अगर टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो दैट मींस वो चल रहा था। सारे बच्चे, मेरा सेकंड सवाल, अगर वो चल रहा है तो उसकी चेंज इन पोजीशन कितनी है, कितना चेंज हुआ है, सारे बच्चे बताइए, सारे बच्चे। चेंज इन पोजीशन, सेकंड सवाल कि कितना पोजीशन में उसका चेंज आया है। सेकंड सवाल। अब देखिए डायग्राम आपके सामने है, फिजिक्स आपको सोचनी है कि एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते इधर से इधर आया तो उसका चेंज इन पोजीशन कितना है। वेरी गुड। कुछ बच्चे 24 बोलेंगे सर 24, अबे ये 24 तो फाइनल है, चेंज आया है सर, वो यहां से यहां मूव करा है, दिस इज योर चेंज, तो 24 माइनस 3 करना पड़ेगा सर। मैंने कहा तो 21 मीटर बोल देता हूं, 21 मीटर्स, अगर हम लोग मीटर्स में बोल दे तो 21 मीटर्स है हमारे पास। वेरी गुड। कितना टाइम लगा है, थर्ड सवाल सर, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर यहां है, t इक्वल टू 7 पर यहां है, तो 7 सेकेंड इस व्यक्ति को लगे। यस, वेरी गुड। अब फोर्थ सवाल, एवरेज वेलोसिटी। मेरे वर्ड्स को सुनना, अब मैं आपकी चोच यहां रोक रहा हूं क्योंकि 9th क्लास का कुछ बच्चे भूल गए होंगे। सर वेलोसिटी होता था डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, कुछ बच्चे भूल गए होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार यहां से यहां चेंज हुआ है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो सर अगर आप देखें एवरेज, अभी एवरेज वर्ड क्यों ले रहा हूं उसके बारे में भी बताऊंगा सर। दिस इज चेंज इन पोजीशन कितना हुआ है, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, ये होगा सर। कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरे को नहीं समझ आई आपने क्यों लिखा, पार्टिकल यहीं पर है x इक्वल टू 3 पर, टाइम बीतता जा रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हुई नहीं, कितना चेंज हुआ, पोजीशन 0। क्या वेलोसिटी आ रही है, नहीं, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 7 करोगे, टाइम 7 सेकंड्स है ना, तो कहोगे सर वेलोसिटी 0, क्योंकि पोजीशन ही चेंज नहीं हुई। लेकिन वो यहां से यहां आया है, पोजीशन चेंज हुई है कुछ समय में, तो वेलोसिटी क्या है सर, अगर इसने जल्दी से चला होता तो वेलोसिटी ज्यादा होती, और धीरे धीरे चला होता तो वेलोसिटी कम होती। तो चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज योर वेलोसिटी। यस, तो सर चेंज इन पोजीशन बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले, बात एक ही है क्या, मैंने कहा हां जी बेटा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सर मेरे को डिस्प्लेसमेंट याद नहीं आ रहा है, तो मैं याद दिलाना भी नहीं चाह रहा हूं, बस नाम याद होना चाहिए कि हाँ चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो सर 21 डिवाइडेड बाय 7, तो सर 3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर। क्या आपको ये 9th क्लास का छोटा सा क्वेश्चन क्लियर हो गया सारे बच्चे? सर डायरेक्शन में 3 क्यों लिया, प्रतीक गोस्वामी बेटा कैसे बताए कोई ना, तुम पहले यहां खड़े थे, अब तुम यहां खड़े हो, कोई बोले तुम कितना चले, कोई कहे मैं 24 मीटर चला हूं, 24 चले हो तुम यहां से यहां चले हो, दिमाग लगाओ। वही मैं कह रहा हूं, फिजिक्स कॉमन सेंस के साथ चलाओगे आसान हो जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर आपने माइनस क्यों करा है, क्योंकि मैंने तुझे पूछा क्या है, चेंज इन पोजीशन बता दे बेटा। तू यहां खड़ा था यहां चला गया, तो चेंज कितना हुआ, सर मैं इधर से इधर गया हूं, दिस इज माई चेंज। तो 24 यहां से पूरा 24, उसमें से 3 घटाएगा तो 21 ही आएगा। कोई बच्चा बोले सर 24 नहीं होगा, अबे 24 तो फाइनल पोजीशन है यार। मैंने तेरे से ये पूछा कि तू कहां पर है, नहीं, मैंने पूछा भाई चेंज कितना हुआ है, तो सर मैं x इक्वल टू 3 पर था, अब x इक्वल टू 24 पर हूं, मैं यहां से यहां गया तो 24 माइनस 3, दैट इज द चेंज। यस, आइए ये 9th क्लास का सवाल था। अब आते हैं 11th क्लास में, ठीक है। व्हाट इज फंक्शन, तो शादी मारो तेरे को शादी, फंक्शन तो वही होता है सर। मैथ्स के टर्म में
अब यही वाला सवाल जो आपका 9th क्लास का सवाल था, ये कन्वर्ट होएगा 11th क्लास के सवाल में। यही व्यक्ति दौड़ेगा, आप देखना कैसे दौड़ेगा। ठीक है, तो आज फंक्शन के बारे में बता करके जा रहा हूं, कल से हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल आराम आराम से। फंक्शन हमारे पास, जैसे आप लोगों को कोई भी, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा y इक्वल टू 3x, दिस इज अ फंक्शन। कोई भी इक्वेशन जो आप बोलते थे ना कि सर ये एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला वाली, दैट इज अ फंक्शन। y इक्वल टू साइन एक्स, दैट इज अ फंक्शन। y इक्वल टू कॉस एक्स, दैट इज अ फंक्शन। y इक्वल टू हमारे पास 3x प्लस 4, दैट इज अ फंक्शन। एक इक्वेशन जो होती थी ना, जिसको आप नॉर्मल भाषा में इक्वेशन बोलते हैं, उसी को फंक्शन कहते हैं। मैथ्स की भाषा में समझना, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x की वैल्यू, x, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लिखना बेटा, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। सर समझ नहीं आया, समझाया भी नहीं, अभी बताया है। समझाया नहीं, अब समझाऊंगा। जैसे जैसे आपके लिए एग्जाम्पल में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x। क्यों? अगर तुम x की वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 9 है। यस और नो? ध्यान सुनना, ये जो तुम x की वैल्यू रख रहे हो, अपने हिसाब से रख रहे हो, अपने हिसाब से रख रहे हो, हाँ या ना? सोचना सारे बच्चे, सोचिए।